गुड इवनिंग प्रीतम। गुड इवनिंग मैम। अच्छा देखो, रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है? यस मैम। अच्छा अच्छा देखो, हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था वो था इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन हम लोग का कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, टॉपिक का नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो यहाँ पर हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, इंटरेस्ट कितने तरह का होता है। ठीक है, ये पूरा एक फ्लो चार्ट बना हुआ है। तो हम लोग पहले समझते हैं कि इस चैप्टर में हमें एक्चुअली पढ़ना क्या है। तो यहाँ पर पहले हेडिंग कर लेते हैं, टॉपिक का नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अच्छा देखो, एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी पर्सन जो अर्निंग मतलब जो अर्न कर रहा है, ठीक है, अपने फैमिली के लिए या इंडिविजुअली जो भी हो, जो अर्न कर रहा है, उससे वो अपना क्या क्या नेस मतलब जो डेली नीड है उसको कंप्लीट करने का कोशिश करता है। ठीक है, जैसे कि मान लो हाउसिंग मेन जो नीड होता है, हाउसिंग मतलब एक घर चाहिए होता है इंसान को, खाना चाहिए होता है, फूड, ठीक है, क्लोथिंग मतलब कपड़ा चाहिए होता है। आफ्टर दैट इसके बाद हम लोग को क्या चाहिए, एडुकेशन। ठीक है, पहले तो ये सब चाहिए। अगर मान देखो ना, जिनके पास घर कपड़ा खाने को नहीं होता है वो लोग पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हम लोग के पास ये सब है तभी हम लोग पढ़ाई का सोच सकते हैं। ठीक है, तो हमें हाउसिंग चाहिए, फूड चाहिए, क्लोथिंग चाहिए, एडुकेशन चाहिए, इसके बाद एंटरटेनमेंट। ठीक है, मतलब कुछ और। तो ये सब कैसे मतलब हम लोग अपना ये सारा जो नीड है ये हम लोग कैसे फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, ये सब बेसिक नीड है। ठीक है, ये इंसान को जिंदा रहने के लिए चाहिए होता है। ठीक है, और ये सब अगर नीड पूरा होता है देन हम लोग ये नीड पूरा कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, ये सारे नीड को पूरा करने के लिए हमें पैसे का जरूरत है। ठीक है, इसके अलावा भी हमें पैसे का जरूरत हो सकता है। कैसे, मान लो एक्स्ट्रा अगर कोई हमारा खर्चा आ जाता है, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर के लिए भी हमें पैसे का जरूरत हो सकता है। एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर का मतलब जैसे मान लो कोई फैमिली फंक्शन है, ठीक है, कोई शादी है, किसी को घर खरीदना है, किसी को गाड़ी खरीदना है। जब हमारा ये नीड पूरा हो जाता है तो हमारा नीड बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम लोग सोचते हैं कि हमारा एक साइकिल हो, किसी को अगर साइकिल चाहिए, कोई सोचता है मेरा एक गाड़ी हो, फोर व्हीलर हो सकता है, टू व्हीलर। अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से लोग ये सब सोचते हैं, या फिर मुझे एक घर लेना है, ऐसा सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये हो सकता है कि इंसान का जो ये एक्स्ट्रा नीड है वो अपने मतलब जो डेली का अर्निंग है उससे पूरा नहीं कर पाए, ऐसा हो सकता है। कुछ लोग पूरा कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। ठीक है, मतलब अगर अर्निंग का मतलब सफिशिएंट है तो पूरा कर पाएंगे। अगर ये सारे ये जितने भी हमारे नॉर्मल जो नीड है ये पूरा करने के बाद अगर हमारे पास पैसा बचता है अर्निंग से तो ही हम लोग एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर कर पाते हैं, अदरवाइज एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद भी अगर हम लोग करना चाहते हैं, मान लो किसी को एक घर खरीदना ही है, बहुत नीड है उसका, उसको घर खरीदना है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो लोन ले सकता है। ठीक है, वो लोन लेके खरीद सकता है, हो सकता है वो एट ए टाइम नहीं खरीद पा रहा है, लोन लेके खरीद सकता है। ठीक है, या फिर मान लो किसी को कार खरीदना है, देन वो अगेन लोन लेके खरीद सकता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, कुछ लोग होते हैं कि पैसा बचा सकते हैं, सेविंग्स कर सकते हैं, अगर उनके पास उतना काफी अर्निंग है, फिर उससे अपना जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर है वो फुलफिल कर पाते हैं। कुछ लोग जो है नहीं कर पाते हैं। ठीक है, फिर उन्हें क्या करना पड़ता है, पैसे को बोरो करना पड़ता है। अभी जो मैंने बोला ना, लोन, लोन का मतलब क्या हो गया, पैसे को बोरो करना होता है। अब कहाँ से बोरो कर सकते हैं, नॉर्मली हम लोग बैंक से बोरो कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी का कोई रिलेटिव है वैसा तो रिलेटिव से बोरो करते हैं, बहुत से लोग फ्रेंड से बोरो करते हैं। और जब बोरो करते हैं और उसके बाद जब पैसा रिटर्न करना होता है तो क्या देना पड़ता है, जब पैसा रिटर्न करना मतलब जो जो बोरो मतलब जो पैसा उधार देते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, लेंडर बोलेंगे। ठीक है, जो पैसा उधार देते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं मनी लेंडर। ठीक है, मतलब जो पैसा उधार देते हैं, लाइक बैंक, अगर कोई रिलेटिव दे रहा है, अगर कोई फ्रेंड दे रहा है, तो उनको जब हम लोग वो पैसा रिटर्न करेंगे तो कैसे करेंगे, जैसे मान लो अगर घर खरीद रहे हो लोन में तो उसके लिए इंस्टॉलमेंट भरते रहना पड़ता है विथ इंटरेस्ट। तो अगर मान लो मिस्टर ए है, ठीक है, मिस्टर ए ने मान लो मिस्टर बी से लिया है 20,000, मान लो 20,000 रुपीज लिया है। ठीक है,
मैंने तो 1000 लिखा है, फिर के क्यों लिख रहा हूँ। 20,000 रुपीज लिया है, और ये लिया है मान लो 1 मंथ के लिए सपोज, ठीक है। तो इन्होंने बोला ठीक है, हम दे देंगे 20,000 रुपीज, लेकिन मुझे जब रिटर्न करोगे तो मुझे देना पड़ेगा 20,500, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो एक्स्ट्रा 500 देना पड़ा, इसी को बोला जाता है इंटरेस्ट, ठीक है, इसी को बोला जाता है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट के साथ लौटाना पड़ेगा। अब बैंक तो इंटरेस्ट लेता ही लेता है, बाकी फ्रेंड रिलेटिव का जो बात हम कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है कैसा फ्रेंड है हमारा, कैसा रिलेटिव्स है, ठीक है। तो सभी लेंगे रिलेटिव, हम ऐसा नहीं बोलना चाह रहे, या सभी फ्रेंड लेंगे, हो सकता है कुछ लेते हैं कुछ नहीं लेते, लेकिन बैंक तो लेता ही लेता है, ठीक है। तो हम लोग मेन यहाँ पर ये पढ़ रहे हैं कि इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा चार्ज, ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ रहा है, उसी को बोला जाता है इंटरेस्ट। अब ये मैंने 1 मंथ का बोला, अब डिपेंड करेगा कितने टाइम पीरियड के लिए लोन लिया जा रहा है। जैसे होम लोन वगैरह 25 साल 30 साल, ठीक है, ऐसा होता है, 10 साल का भी होता है। तो जितना कम टाइम पीरियड होगा, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट उतना बढ़ जाएगा। किसी को गाड़ी खरीदना है तो उस तरह से वो भी हो सकता है, एक टाइम पीरियड के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो लोग है अपना नीड, एक्स्ट्रा नीड को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करते हैं। अब देखो, एक्स्ट्रा नीड के लिए करेंगे, कोई अपना डेली का खाना लोन में तो नहीं खाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। डेली का जो भी उनको फूड क्लोथिंग और हाउसिंग, ये कभी भी डेली का लोन का नहीं होता है इंसान का, ठीक है। कोई इस तरह से नहीं करता है। जब एक्स्ट्रा कुछ एक्सपेंडिचर करना होता है तभी इंसान लोन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, लोन उन्हीं को लेना पड़ेगा जिनका उतना अर्निंग नहीं है कि वो अपना एक्स्ट्रा नीड को सेटिस्फाई कर सके, ठीक है। तो ये हो गया। अब जैसे कंपनी का बात होता है ना, कंपनियां भी लोन लेती है, कंपनी बैंक से भी लोन लेती है, कंपनी पब्लिक से भी लोन लेती है। पब्लिक से लोन लेने से उसका मतलब होता है डिवेंचर, ठीक है। तो जिनका अकाउंट्स में है वो कर रहे होगे डिवेंचर, ठीक है, जिनका नहीं है वो नहीं कर रहे होगे डिवेंचर। बैंक बैंक से ले सकती है कंपनी लोन, डिवेंचर इशू कर सकती है। डिवेंचर मतलब पब्लिक से लोन लेना, ठीक है, उसको बोला जाता है डिवेंचर। तो ये सब होता है। यहाँ पर कंपनी को भी बैंक को इंटरेस्ट के साथ ही रिटर्न करना पड़ेगा, और पब्लिक को भी इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो अभी ये जो इंटरेस्ट और इंटरेस्ट बार बार हम बोल रहे हैं, अभी हमें ये देखना चाहिए कि इंटरेस्ट क्या होता है और ये क्यों एक्स्ट्रा वैल्यू चार्ज किया जाता है, वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इंटरेस्ट का चार्ज करने का रीजन क्या है, तो यहाँ पर देखो, इंटरेस्ट का चार्ज करने का रीजन क्या है, इंटरेस्ट क्यों चार्ज किया जाता है, इसका रीजन क्या क्या है। मेन रीजन है, एक तो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो चैप्टर का ही नाम है। दूसरा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। थर्ड है इन्फ्लेशन। फोर्थ है लिक्विडिटी प्रेफरेंस। फिफ्थ है रिस्क फैक्टर। अच्छा, अब ये सब पॉइंट क्या है, ये सब पॉइंट हमें ये डिफाइन करेगा कि इंटरेस्ट क्यों चार्ज किया जाता है। मेरा मतलब है मिस्टर ए मिस्टर बी को जब रिटर्न करेंगे तो 500 एक्स्ट्रा क्यों रिटर्न करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग ये सारा पॉइंट, क्योंकि मिस्टर बी एक्स्ट्रा 500 ले रहा है, तो हमें मिस्टर बी के रेस्पेक्ट में सोचना चाहिए, ठीक है। मतलब जो जिन्होंने, ये कौन है, इन्होंने पैसा दिया है, ठीक है। ये कौन है, ये है लेंडर, ठीक है, इन्होंने पैसा दिया है। मिस्टर बी कौन है, लेंडर है। लेंडर मतलब जिन्होंने पैसा दिया, मनी लेंडर। और ये कौन है, बोरोवर है। बोरोवर का मतलब जिन्होंने उधार लिया है, ये बोरोवर है। इन्होंने 20,000 लिया है, रिटर्न करेंगे 500 के साथ। क्यों, क्यों ऐसा 500 एक्स्ट्रा क्यों मांगा गया, तो देखो, एक्स्ट्रा इसीलिए मांगा गया, अगर मिस्टर बी चाहते तो ये 20,000 खुद यूज कर सकते थे, ठीक है। ये 20,000 वो अपने किसी और काम में लगा सकते थे, जैसे मान लो वो एफडी कर सकते थे, कुछ शेयर वगैरह खरीद सकते थे, कहीं कुछ गोल्ड वगैरह खरीद सकते थे। तो इसको बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट। मिस्टर बी ये पैसा मिस्टर ए को नहीं देके कहीं और भी इन्वेस्ट चाहे तो कर सकते थे, ठीक है। मतलब उन्होंने अपना एक अपॉर्चुनिटी हराया, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा। उन्होंने अपना एक अपॉर्चुनिटी छोड़ दिया कि हम ये कहीं और इन्वेस्ट ना करके हम मिस्टर ए को उधार देंगे, उसके बदले उन्हें मिल रहा है 500 रुपए, लेकिन दूसरा अपॉर्चुनिटी नहीं ले रहे। जैसे मान लो कि अगर तुम लोग कॉमर्स पढ़ रहे हो तो तुम लोग आर्ट्स और साइंस नहीं पढ़ रहे हो, तुम लोग वहां पर अपॉर्चुनिटी लॉस कर रहे हो। मतलब इस तरह से डिफाइन किया जाता है। अब एक इंसान सारा चीज तो पढ़ नहीं सकता है, तो अगर कुछ हम लोग कर रहे हैं तो दूसरा नहीं। जैसे मान लो अगर कोई बोल रहा है कि अभी हम पढ़ रहे हैं, अगर मान लो कोई अभी क्लास नहीं रहने से तुम लोग खेलते, सपोज हम मान लेते हैं कि तुम लोग खेल रहे होते, तो अभी तुम लोग अपना
खेल को सैक्रिफाइस करके पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये चीज होता है, तो इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लॉस, ठीक है। ये देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो मैंने यहाँ पर लिखा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि हम ये पैसा चाहते तो किसी और काम पे लगा सकते थे, लेकिन मैंने तुम्हें उधार दिया, तो इसके लिए मुझे 500 रुपए दो। तो इंटरेस्ट चार्ज किस वजह से किया जाता है, जिसमें एक रीजन मैंने बताया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। एक एक पॉइंट बताते, ये वाला भी बताएंगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी बताएंगे। देन आ रहा है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है, जैसे मान लो आज मिस्टर बी के पास कितना है, 20,000 है। मिस्टर बी मान लो ये 20,000 रुपए से, सपोज उनको मान लो 200 रुपए का बुक खरीदना है। अब 200 रुपए का वो 10 बुक खरीद सकते हैं, ठीक है। 10 बुक क्या 100 बुक खरीद सकते हैं, 200 नहीं। इसको एक काम करते हैं, यहाँ पर हम इसको कर देते हैं 1,000 रुपए, ठीक है। ऐसे कर देते हैं, देखो मान लो मिस्टर ए को 1,000 रुपए में कितने सारे बुक मिल जाएंगे, क्योंकि उनके पास जो है क्या बोलते हैं 20,000 रुपए, तो वो 20 बुक, ठीक है, मतलब 20 बुक्स वो खरीद सकते हैं। लेकिन क्या हो रहा है, पैसा जो है हमेशा क्या होता है, चीजों का दाम बढ़ रहा है, ठीक है। इन्फ्लेशन मतलब चीजों का दाम बढ़ रहा है। मान लो 1 मंथ में वही बुक का वैल्यू हो गया 1,200, ठीक है। 1,000 का बुक 1,200 का हो गया। अब 1,200 रुपए अगर हो जाता है तो वो फिर 20 बुक्स नहीं खरीद पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास तो 20,000 रुपए है, ठीक है। अगर वो 1,200 एक एक बुक का वैल्यू हो जाता है तो नंबर ऑफ बुक्स वो कम खरीद पाएंगे, ठीक है। मतलब हम बता रहे परचेजिंग पावर जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि आज जो वैल्यू 20,000 में हम लोग जितने सारे चीजों को खरीद सकते हैं, 1 मंथ बाद अगर चीजों का दाम बढ़ जाता है इन्फ्लेशन के वजह से, तो हम लोग 20,000 रुपए से उतने सारे क्वांटिटी में चीजों को नहीं खरीद पाएंगे, ठीक है। इसको बोला जाता है इन्फ्लेशन। इसी वजह से जो है प्राइस बढ़ाया जाता है। या फिर इसको अगर हम लोग ऐसे दिखाते, मान लो 1,050 हो जाएगा एक एक बुक का वैल्यू, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। मतलब सीधा बात है कि अगर चेंजेस हो जाता है परचेसिंग पावर, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट चार्ज करने का दूसरा रीजन इन्फ्लेशन, ठीक है। क्योंकि आज मुझे जो चीज 1 रुपए में मिल रहा है, हो सकता है कुछ दिन बाद वो चीज मुझे 2 रुपए में मिले, ठीक है। तो वो इन्फ्लेशन, तो इसका मतलब हम यहाँ पर मिस्टर बी जो अपना 20,000 सैक्रिफाइस करके मिस्टर ए को दे रहा है, अगर वो 20,000 ही रिटर्न लेते तो उनका लॉस है, ठीक है। क्योंकि मान लो उनका सोच था कि वो 20,000 से एक फर्नीचर खरीदेंगे, लेकिन 1 महीना बाद वो फर्नीचर 20,500 का हो गया, फिर उनका तो लॉस हो जाएगा। वो अगर आज खरीद ले तो उन्हें 20,000 में मिल जाएगा, इसीलिए वो क्या करे, मिस्टर ए से इंटरेस्ट चार्ज कर रहे, ठीक है। तो इंटरेस्ट चार्ज करने का हम रीजन समझाना चाहते हैं। तो दूसरा हो गया इन्फ्लेशन, ठीक है। लिक्विडिटी प्रेफरेंस लिक्विडिटी प्रेफरेंस का मतलब ये हो जाता है कि ये जो है, ये इनके पास जो 20,000 था जो इन्होंने मिस्टर ए को दे दिया, वो एक लिक्विडिटी प्रेफरेंस पे था। क्योंकि देखो लोगों के पास ना लिक्विडिटी होना बहुत जरूरी है। जैसे हमारे पास अगर कैश ज्यादा होता है तो हम खुश होते हैं, क्यों? क्योंकि कैश जो है वो इजीली किसी भी चीज में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हमें लैपटॉप खरीदना है हम लोग खरीद लेंगे, अगर हमें बुक खरीदना है बुक खरीद लेंगे, फर्नीचर खरीदना है फर्नीचर खरीदो, किसी को प्लांट मशीनरी खरीदना है खरीदो। तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस का मतलब होता है कि इंसान को लिक्विड फॉर्मेट बहुत पसंद होगा। क्यों? क्योंकि कैश जो है वो कोई भी चीज में ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास एक बिल्डिंग है, अगर मुझे पैसे का जरूरत है, मेरे पास एक फ्लैट है, हम उसको बेचेंगे, मुझे मेरे पास पैसा आएगा तब हम अपना जो है दूसरा नीड पूरा कर पाएंगे। लेकिन अगर उसके जगह मेरे पास लिक्विड कैश होता तो हम अपना नीड जो है वो जल्दी जल्दी पूरा कर पाते। तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस का मतलब ये हो जाता है कि इंसान को कैश फॉर्मेट में पैसा जो है वो ज्यादा पसंद होता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर पॉइंट तुम लोगों को ये जब शेयर करेंगे तुम लोग और भी डिटेल्स में पढ़ सकते हो। अभी हमें जितना जरूरत है हम उतना समझा रहे हैं। जैसे देखो यहाँ पर पीपल प्रेफर टू हैव देयर रिसोर्सेज अवेलेबल इन फॉर्म दैट कैन बी इमीडिएटली बी कन्वर्टेड इनटू कैश रादर देन ए फॉर्म दैट कैन टेक्स टाइम और मनी टू रियलाइज। बोल रहा है कि जैसे मैंने बोला मेरे पास मान लो बहुत जमीन जायदाद है, ठीक है, लेकिन जमीन जायदाद से ना इजीली पैसा नहीं आएगा, उसको ट्रांसफर करने में कैश में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो अगर कैश हमारे पास है ना तो हमारा जो भी नीड है वो हम लोग इजीली पूरा कर सकते हैं, कोई भी नीड इजीली पूरा कर सकते हैं। तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस, तो इन्होंने जो अपना लिक्विडिटी को सैक्रिफाइस किया उस वजह से इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो देखो इंटरेस्ट चार्ज होने का रीजन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लॉस्ट किया, वो खुद यूज कर सकते थे, उसके बदले उन्होंने मिस्टर बी को दिया, इसीलिए वो बोल रहे हैं मुझे इंटरेस्ट दो। इन्फ्लेशन, चीजों का दाम बढ़ जाएगा कुछ दिन बाद, इसीलिए आप जब रिटर्न देना तो मुझे एक्स्ट्रा पैसा देना, इस वजह से बोल सकते हैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस, वो अपना लिक्विडिटी सैक्रिफाइस कर रहे हैं। रिस्क फैक्टर मतलब अगर मान लो मिस्टर ए इंसॉल्वेंट हो जाते हैं या फिर वो पैसा नहीं देते हैं,
फॉर सम एनी रीजन, ठीक है, तो इनका तो 20,000 गया। तो इसी वजह से रिस्क, ये जो रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि देखो अभी इंसान मतलब ह्यूमन बीइंग टू ह्यूमन बीइंग डिपेंड करता है। कोई अगर मान लो कि कोई खराब इंसान नहीं है, लेकिन उसका बाई चांस इंसॉल्वेंसी हो गया, मतलब उसके पास कुछ भी नहीं है कि वो रिटर्न कर पाए, तब तो इनका 20,000 गया। मतलब ये बेसिकली एक रिस्क जो है, रिस्क बेयर कर रहे हैं, ठीक है, कि हाँ हम तुमको 20,000 दे रहे हैं ये ट्रस्ट के साथ कि मुझे मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई किसी का अगर मान लो ऐसा हो गया कि इंसॉल्वेंट हो गया, तब तो वो कुछ कर नहीं सकता है। अनइथिकल बात हम छोड़ देते हैं कि ये लेके भाग गए, मिस्टर ए लेके भाग गए, उन्होंने जो है धोखा दे दिया, वो बात तो अलग है। लेकिन मान लो ये इंसॉल्वेंट हो गए, तब तो मिस्टर बी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा है कि रिस्क, एक जो रिस्क ले रहे हैं उसकी वजह से वो एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट, ठीक है, ये इंटरेस्ट होता है। और सबसे पहला पॉइंट टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब देखो क्या बोल रहा है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी मींस दैट द वैल्यू ऑफ यूनिटी ऑफ मनी इज डिफरेंट इन डिफरेंट टाइम पीरियड। द सम ऑफ मनी रिसीव्ड इन फ्यूचर इज लेस वैल्यूएबल देन इट इज टुडे, ठीक है। आज अगर मुझे कोई 10,000 रुपए दे रहा है और 1 साल बाद अगर मुझे कोई 10,000 रुपए देगा, तो दोनों का वैल्यूएशन एक जैसा नहीं होगा। मान लो यहाँ पर मान लो एक लैपटॉप है, ठीक है, जिसका आज के डेट पे प्राइस है 10,000, ठीक है। वही लैपटॉप 1 साल बाद मान लो ज्यादा हो गया, मान लो ये हो गया 12,000 का, ठीक है। तो मतलब एक्चुअली क्या हुआ, टाइम के साथ साथ पैसे का जो वैल्यूएशन है वो गिरता जा रहा है। तो वही बोल रहा है, द सम ऑफ मनी रिसीव्ड इन फ्यूचर, फ्यूचर में जो पैसा मिलेगा, ठीक है, इज लेस वैल्यूएबल देन इट इज टुडे। आज के डेट पे 10,000 और ये फ्यूचर में 12,000, इसका अगर हम लोग वैल्यूएशन करें तो आज के डेट पे 10,000 से जो चीज मिलेगा, फ्यूचर में 12,000 से भी वही चीज ही हमें मिलेगा, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो ऐसा ही होता है नॉर्मली। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि फ्यूचर में जो पैसा मिलेगा उसका वैल्यू आज के, ये देखने में अमाउंट ज्यादा है, लेकिन वैल्यूएशन अगर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, आज के डेट पे लिया गया 10,000 के बराबर है, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स द प्रेजेंट वर्थ ऑफ मनी रिसीव्ड आफ्टर सम टाइम विल बी लेस देन मनी रिसीव्ड टुडे। Since a money received today has more value, rational investor would prefer current receipt to future receipt. If they postpone their receipt, they will certainly charge some money, that is interest. ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट जो करते हैं वो हमेशा चाहते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं, कि उनका पेमेंट जो है जितना जल्दी मिले उतना अच्छा, उनको रिसिप्ट जितना आगे हो उतना अच्छा। अगर बाद में होगा तो उन्हें इंटरेस्ट के साथ रिसिप्ट चाहिए होता है, ठीक है। देखो इसका नॉर्मल बात है, अगर तुम लोग देखोगे कि पहले जो चीज, मान लो अभी तो आज के डेट पे 1 रुपए में कुछ नहीं मिलता था, ठीक है, अभी कुछ नहीं मिलता है नॉर्मली उस तरह से, लेकिन पहले 1 रुपए में भी 3-4 चॉकलेट आ जाता था, ठीक है। अभी भी 3-4 चॉकलेट आता है, लेकिन 1 रुपए की जगह मान लो 10 रुपए में आता है। हम छोटे छोटे चॉकलेट का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो 1 रुपए का वैल्यू था आज से मान लो यहाँ पर 25 साल पहले, वही वैल्यू आज 10 रुपया हो गया है, ठीक है। वही चीज होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। तो ये हो गया। इसी वजह से इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है कि अगर हमें उधार का पैसा कुछ टाइम पीरियड के बाद मिल रहा है तो हमें उस पे इंटरेस्ट जोड़ना चाहिए। तो इंटरेस्ट क्यों लिया जाता है उसका ये सारा हम लोगों ने रीजन देखा। बस हमारे लिए इतना स्टोरी काफी है, हम मैथ्स के लिए, ठीक है, इससे ज्यादा हमें चाहिए नहीं। अब देखो यहाँ पर हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। इंटरेस्ट क्या होता है, अभी मैंने बहुत सारा चीज बोला, इंटरेस्ट क्या होता है। फिर यहाँ पर प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट, देखो यहाँ पर क्या बोला है, ये देखो यहाँ पर बोल रहा है इंटरेस्ट इज द प्राइस पेड बाय द बोरोवर। बोरोवर मतलब जो उधार ले रहा है, वो जो प्राइस, एक्स्ट्रा प्राइस पे करेंगे लेंडर को, उसी को बोला जाता है इंटरेस्ट। इफ यू बोरो some money from a person for a particular period, you would pay more money than your initial borrowing। अभी मैंने जितना पैसा लिया है उससे मुझे ज्यादा देना पड़ेगा। मतलब मैंने जो एग्जांपल बोला था, देखो मिस्टर ए ने बोला कि मुझे 20,000 दो, मिस्टर बी बोले ठीक है दे देंगे, लेकिन मुझे जब रिटर्न करोगे तो 20,500 देना पड़ेगा। वैसे यहाँ पर एक एग्जांपल ले रखा है, एक्सेस मनी पेड इज कॉल्ड इंटरेस्ट। जो एक्सेस पैसा दिया जाएगा वही इंटरेस्ट। मैंने अभी समझा भी दिया तुम लोग को। सपोज यू बोरो 50,000 फॉर ए ईयर, 1 साल के लिए 50,000 लिया गया है, और बोल रहा है कि जब रिटर्न करेंगे तो 55,000 रिटर्न करना पड़ेगा। 50,000 लिए लेकिन 1 साल बाद जब रिटर्न करेंगे तो 55,000 देना पड़ेगा, मतलब 5,000 का जो है एक्स्ट्रा पेमेंट, इसी को हम लोग बोलेंगे इंटरेस्ट। अब ये जो बोरोअर है उनको पे करना पड़ेगा, और जिन्होंने मनी लेंड किया है, मतलब जो लेंडर है, उनको रिसीव होगा, ठीक है। अब प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल का मतलब होता है जो वैल्यू उधार दिया गया है या फिर जो वैल्यू उधार लिया गया है। लाइक यहाँ पर 20,000 जो है ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल को पी से डिनोट किया जाता है। ये है इंटरेस्ट, इसे कैपिटल आई से डिनोट किया जाता है, ठीक है। ये 1 मंथ क्या है, ये है टाइम,
इसे टी से डिनोट किया जाता है, ठीक है, इसे टी से डिनोट किया जाता है। देखो यहाँ पर वही चीज बोला है कि प्रिंसिपल का मतलब क्या है, इनिशियल वैल्यू ऑफ लेंडिंग और बोरिंग, ठीक है। लेंडिंग मतलब जो दे रहे हैं उनके हिसाब से देखेंगे, बोरिंग मतलब जो उधार ले रहे हैं। ये उधार देने वाले के लिए लैंग्वेज है, ये उधार लेने वाले के लिए है। इफ यू इन्वेस्ट योर मनी इन द वैल्यू ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल, इसे प्रिंसिपल भी बोला जाता है। जैसे हम लोगों ने जो 50,000 वाला यहाँ पर एग्जाम्पल देखा, वहां पर 50,000 जो है वो प्रिंसिपल। यहाँ पर बोला है सपोज यू बोरो 50,000 फ्रॉम ए पर्सन फॉर 1 year, 50,000 इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रिंसिपल। टेक अनदर एग्जाम्पल, सपोज यू डिपोजिट 20,000 इन योर बैंक। अगर हम लोग बैंक में 20,000 इन्वेस्ट करें, मतलब डिपोजिट कर रहे हैं एफडी के तरह, तो फिर ये 20,000 हम लोग का क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट को रेट में चार्ज किया जाता है, मतलब परसेंटेज वाइज। क्या बोल रहे हैं, द रेट एट विच इंटरेस्ट इज चार्ज और डिफाइन लेंथ ऑफ टाइम फॉर यूज ऑफ प्रिंसिपल जनरली ऑन ए ईयरली बेसिस इज नोन टू बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट को परसेंटेज में डिफाइन किया जाता है। वो मैंने यहाँ पर नहीं दिखाया है कि रेट कितना है, हम लोग चाहे तो रेट निकाल सकते हैं। कैसे, सिंपल, ये देखो हम लोगों ने 500 रुपए इंटरेस्ट दिए, मतलब मिस्टर ए ने 500 रुपए इंटरेस्ट दिए, और इंटरेस्ट का रेट कितना हो जाएगा, इसको ना 1 year कर देते हैं, ठीक है, इसको 1 year कर देते हैं, ठीक है। ये इंटरेस्ट हो गया, और कितने पे दिया गया, 20,000 पे, इंटू 100 कर दो तो इंटरेस्ट का रेट पता चल जाएगा, ठीक है, कितना होगा। यहाँ पर चेक करके दिखाते रहो, 500 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 20,000, ठीक है, ये हो गया 2.5, ठीक है। मतलब इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज किया गया, 2.5%। कैसे निकालेंगे, देखो सिंपल लॉजिक है, फॉर्मूला तो हम बताएंगे, लॉजिक क्या है, इंटरेस्ट का रेट क्या है, मतलब 500 जो दिया उसका रेट हमें परसेंटेज में चाहिए। इसका मतलब 500 रुपए हम लोगों ने एक्स्ट्रा दिया, 500 रुपए किस पे एक्स्ट्रा दिया, 20,000 पे, 20,000 500 पे नहीं दिया, हम लोगों ने 500 जो एक्स्ट्रा दिया वो हम लोगों ने 20,000 पे एक्स्ट्रा दिया, ना कि 20,500 पे। तो 500 डिवाइडेड बाई 20,000, और परसेंटेज पे निकालना है, इस वजह से 100, तो 2.5%। इस तरह से अगर हमारे पास मिसिंग रहे तो हम लोग डेटा इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट रेट, ठीक है। ये होता है रेट जिसको हम लोग स्मॉल आई या स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये इंटरेस्ट को हम लोग कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, ये है इंटरेस्ट अमाउंट, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट अमाउंट, जिसको कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। ये हो गया टाइम, टाइम को टी से डिनोट करते हैं। ये हो गया प्रिंसिपल वैल्यू, इसे पी से डिनोट करते हैं। फिर यहाँ पर बोला है एक्यूमुलेटेड अमाउंट और बैलेंस। ये क्या होता है, ये एक्यूमुलेटेड बैलेंस और अमाउंट का मतलब ये वाला, इसे ए से डिनोट करते हैं। ये हो गया एक्यूमुलेटेड अमाउंट या फिर बैलेंस। और बैलेंस एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है टोटल, ठीक है। तो 20,000 बोरो कर किया जा रहा है, रिटर्न करना पड़ेगा 20,500, मतलब टोटल कितना अमाउंट देना पड़ेगा, 20,500। तो ये कैसे निकला, इसे हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। और ये हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, पी प्लस आई करके, क्योंकि हमें 20,000 तो देना ही है। अगर हम लोगों ने किसी से 20,000 लिया है वो तो देना ही है, वो तो मेरा प्रिंसिपल है। और मुझे इसके साथ एक्स्ट्रा जो देना पड़ रहा है उसे इंटरेस्ट बोला जाएगा, यानी 500। तो ए इक्वल टू पी प्लस आई हो जाएगा, ए इक्वल टू पी प्लस आई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट दो लैंग्वेज दे रखा है। कंपाउंड इंटरेस्ट जब हम लोग पढ़ेंगे ना तब हम लोग उसको अलग से देखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग सिंपल इंटरेस्ट ही कर लेते हैं। अब हम फॉर्मूला बताएंगे। ম্যাম টাইম কে ছোট হাতের টি না বড় হাতের টি? ছোট হাতে দিতে পারো, বড় হাতের তো এখানে ইউজ করছে না, ছোট হাতেরই দেবে। वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अगर कैपिटल टी लिख देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कैपिटल टी या स्मॉल टी ही हमें देना है। लेकिन हाँ, अलग अलग होना चाहिए। जैसे देखो ये कैपिटल आई है, ये स्मॉल आई है, अगर इसमें तुम लोग इंटरचेंज करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो एक तरह से ही याद रखना चाहिए। लेकिन मान लो इसे टी लिखते हुए कैपिटल टी लिख दिया तो उसमें कोई बिगड़ नहीं जाएगा बात, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, ये भी आई है, ये भी आई है, तो इसमें तुम लोगों को जो है बाइफरकेशन रखना चाहिए। अब इसको कभी छोड़, मतलब स्मॉल आई लिख देते हो, कभी इसको कैपिटल आई लिख देते हो, फिर खुद ही कंफ्यूज्ड हो जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए एक फिक्स्ड वे से हमें चलना चाहिए। तो इससे क्या होगा, तुम लोग का गलत नहीं होगा कैलकुलेशन में। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला हम लोग का क्या क्या है, ये देखो, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अमाउंट
जिसको कैसे डिनोट किया जाता है, कैपिटल आई से, ठीक है। अच्छा, और जो प्रिंसिपल है, हम यहाँ पर सारा चीज एक बार फिर से लिखेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट जो है उसे डिनोट किया जाता है पी से, ठीक है। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो अमाउंट और रेट में लेकिन फर्क है, दो चीज एक नहीं है। अभी एग्जांपल में देखा, इसे स्मॉल आर से भी डिनोट कर सकते हो, स्मॉल आई से भी डिनोट कर सकते हो। टाइम इन ईयर्स, तो टाइम ना ऑलवेज ईयर्स में ही हमें यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर 1 ईयर कर दिया, तो क्या 1 मंथ होने से क्वेश्चन मेरा सॉल्व नहीं होता? होता। 1 मंथ इक्वल टू कितना ईयर, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ता। अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे ना तो समझ जाओगे। अच्छा, अब देखो यहाँ पर टाइम को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, टी से, ठीक है। अब इसके लिए अगर कैपिटल टी हो जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये दोनों में ना इंटरचेंज मत करो, नहीं तो तुम लोग को फिर कंफ्यूजन होगा। अच्छा, अब हमें क्या क्या पता करना चाहिए, इंटरेस्ट कैसे निकाले, आई, जब हम आई बोलेंगे तो इंटरेस्ट का अमाउंट का बात बोलेंगे। तो इंटरेस्ट अमाउंट कैसे निकलता है, पी इंटू आई इंटू टी करके। पी मतलब प्रिंसिपल, ठीक है। आई मतलब इंटरेस्ट का रेट, आई मतलब हमेशा आई बाई 100 होता है, ठीक है। अब हम लिखे या ना लिखे, आई मतलब हमेशा आई बाई 100। क्यों आई बाई 100? क्योंकि ये रेट है परसेंटेज में, तो परसेंटेज मतलब 100 होता है, इसीलिए। अब क्या ये बात सही है, हम लोग चेक करके देख सकते हैं, इस एग्जाम्पल से जरूर देख सकते हैं। देखो, हम लोग को बोला गया है कि आई का मतलब होता है पी इंटू आर इंटू टी, या फिर आई इंटू टी, जो भी लिखो, ठीक है। हम कभी कभी ना आर लिख देते, कभी आई लिख देते, तुम लोग को जो याद रहेगा वही लिख देना, ठीक है। अच्छा, अब देखो प्रिंसिपल वैल्यू कितना है, 20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया, 2.5%, अभी मैंने यहाँ पर दिखाया था ना। और टाइम कितना है, 1 ईयर। अब इसको कैलकुलेट करो कैलकुलेटर पे, 20,000 इंटू 2.5%, ठीक है, इक्वल करो, देखो 500 आ गया है ना। तो ये डायरेक्टली यहाँ पर हम लोग का 500 आ गया इंटरेस्ट। अब ये क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर मैंने कैलकुलेट किया कि इंटरेस्ट रेट है 5% पर एनम। पर एनम मुझे कैसे पता चला, क्योंकि मुझे पता है कि ये 20,500 रुपए मुझे 1 साल बाद रिटर्न करना है। मिस्टर ए को, मिस्टर बी को 20,500 आफ्टर 1 ईयर रिटर्न करना है, तो ये रेट 1 ईयर का आया। मतलब अगर कोई 100 रुपीज बोरो करेगा तो उसे 1 ईयर बाद कितना रिटर्न करना पड़ेगा, 100 पे 2.5 ज्यादा, मतलब 102.5 रुपीज रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। ये सिस्टम हो गया। तो उसी तरह से हमें ये, इसका मतलब हमारा इंटरेस्ट कितना हो गया, इंटरेस्ट हो गया 2.5, ठीक है, इंटरेस्ट हो गया 2.5। तो 100 रुपए में इंटरेस्ट 2.5, तो हम लोग का 20,000 में कितना होगा, ठीक है। तो 100 रुपए में ये देखो इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा। तो 20,000 के ऊपर अगर हम लोग ये अप्लाई कर देते हैं 2.5%, तो ये 1 साल का निकला इंटरेस्ट, और 1 साल का ही हमें पूछा था, तो इसीलिए 500 निकल के आ गया। ये एक फॉर्मूला हुआ, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। इसी से हमारा सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, और एक होता है ए का मतलब एक्यूमुलेटेड, ये मैंने लिखा नहीं, एक्यूमुलेटेड ऊपर लिख देते हैं, अगर तुम लोग का जगह है तो नीचे लिखो, एक्यूमुलेटेड अमाउंट मतलब ए, कैपिटल ए। कैपिटल ए का मतलब क्या होता है, हम लोग को कितना रिटर्न करना है। अगर हम लोगों ने बोरो किया है, अगर हम लोग लेंडर है तो हमें कितना मिलेगा, तो प्रिंसिपल तो मिलेगा ही मिलेगा, या फिर प्रिंसिपल तो देना ही है, और हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ए इक्वल टू पी प्लस आई। और आई का भी अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा, पी इंटू आई बाई 100 इंटू टी, ठीक है। तो इसमें से अगर पी हम लोग कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस आई बाई 100 इंटू टी, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। लेकिन क्या इतना फॉर्मूला तुम लोग को सारा चीज याद रखना जरूरी है? मुझे अगर पूछो तो हम तो बोलेंगे देखो इस तरह से रटने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है। फॉर्मूला तुम लोग को आगे मिलेगा, और भी जैसे मान लो एनुइटी करोगे, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, वहां पर थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड हमें चलना ही पड़ेगा। लेकिन ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, इसमें हमें इतना फॉर्मूला रटने का जरूरत नहीं है। सिंपल सा बात है, एक्यूमुलेटेड अमाउंट का मतलब जो हमें रिटर्न करना है या जो हमें मिलेगा। तो अगर हम लोग किसी को 100 रुपए उधार दिए और बोले हैं कि 105 रुपए रिटर्न कर देना, तो फिर हम लोग का टोटल कितना रिटर्न मिल रहा है, 105। वो कैसे पता चला, 5 रुपए एक्स्ट्रा जिसे इंटरेस्ट बोलेंगे, और जो मेन अमाउंट है दैट इज प्रिंसिपल, इनिशियल वैल्यू है, ठीक है। और आई का मतलब ये होता है। अब ये कैसे कैलकुलेट होता है, अगर हम लोगों
लोगों ने किसी ने हमें अगर बोला है कि आपका इंटरेस्ट रेट है 5% पर एनम, और हम लोगों ने 1000 रुपए 1 साल के लिए उधार लिए, तो 1000 रुपए पे 5%, ठीक है, और 1 साल यानी 1 ईयर, ठीक है, इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता इसके लिए ये चीज मतलब रटने का जरूरत है। अब ये क्या है, ये अगर तुम लोग ये समझते हो और ये समझते हो तो ये ऑटोमेटिकली जहां भी जरूरत होगा इसको डिराइव कर लोगे, क्योंकि आई का मतलब पता होता है, फिर कॉमन लेना कोई बड़ा बात नहीं, ये तो एक मैथमेटिकल प्रोसेस है, इसे कर ही सकते हो। तो हम नहीं बोलेंगे कि इसे अलग से एक फॉर्मूला की तरह याद रखो, ये और ये याद रखने से ही होगा, जिसमें ये तो बिल्कुल लॉजिकल है, ये भी लॉजिकल है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन हाँ इसमें एक कैलकुलेशन आ रही है, ये भी कैलकुलेशन है प्लस का, लेकिन इसे और भी आसानी से समझ में आता है कि मुझे कितना, मैंने कितना उधार लिया था, कितना रिटर्न किया एक्स्ट्रा अमाउंट के साथ, वही मेरा एक्यूमुलेटेड अमाउंट है, और मुझे कितना एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा वो रेट के हिसाब से निकलता है, टाइम के हिसाब से। क्योंकि जो पैसा उधार लिया जाता है सबसे पहले देखा जाता है कितने दिन के लिए उधार लिया गया है, फिर उसके ऊपर उस हिसाब से एक एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज किया जाता है, इंटरेस्ट। ये सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए कि हमें कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है, ठीक है, तो वो ईयरली रहता है, और जितने ईयर के लिए हम लोग पैसा उधार ले रहे हैं या दे रहे हैं उसके हिसाब से हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। अब डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में क्या अमाउंट हमारे लिए गिवन है, ठीक है। अब देखो हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे देखो ये वाला एग्जाम्पल 1, ठीक है, यहाँ पर करके दिखाते हैं। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हम बोलेंगे, क्वेश्चन को पढ़ के समझना, सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन को पढ़ के समझना कि हमें क्या कैलकुलेट करने बोला है। जैसे देखो यहाँ पर, हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्न ऑन 2000 एट 6% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा, अर्न मतलब जिसके बारे में बोला जा रहा है उन्होंने किसी को पैसा उधार दिया होगा ऑन 2000 रुपीज पे, और इंटरेस्ट है 6% सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, इसको बोला जाता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि हर साल इंटरेस्ट का अमाउंट क्या होगा, एक ही जैसा होगा, हर साल इंटरेस्ट का अमाउंट एक जैसा होगा, और वो हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू पे ही होगा, उसको बोला जाता है सिंपल इंटरेस्ट। जैसे जैसे मान लो हम पहले एक एग्जांपल देके समझाते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। इंटरेस्ट तो मैंने बताया, यहाँ पर एक सिंपल इंटरेस्ट भी बताते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, मान लो 100 रुपीज जो है वो बोरो किया है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, अगर ऐसे बोल दिया जाता है फॉर 3 ईयर, 3 साल के लिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 100 रुपए पे पहले साल इंटरेस्ट लगेगा 10%, कितना हो जाएगा 10 रुपीज, क्यों, 100 रुपीज पे 10% 1 साल का, ठीक है, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया 10 रुपया, तो 110। फिर नेक्स्ट ईयर जब हम लोग इंटरेस्ट देंगे तो फिर से वही 100 रुपए पे ही हमारा रेट लगेगा, रेट हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट पे ही लगता जाएगा, फिर से 10 रुपया यानी 120 रुपीज, ठीक है, और फिर से 3 साल के लिए उधार हुआ है तो फिर 10/100 अगेन 10, तो यहाँ पर हो गया 130 रुपीज, ठीक है। तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक 100 रुपए का अगर हम लोगों ने उधार लिया है इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 3 साल के लिए, तो हमें 130 रिटर्न करना पड़ेगा। इसको हम लोग फॉर्मूले में भी देख सकते हैं, कैसे, मैंने बोला आई मतलब इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है, ये तीनों मिलाओ, इंटरेस्ट हो गया 10 + 10 + 10 यानी 30, तभी तो 100 पे 30 लगा के इतना रिटर्न देना पड़ रहा है। अब इसको फॉर्मूला में चेक करो, ठीक है, फॉर्मूला में अगर चेक करते हैं, आई का मतलब इंटरेस्ट, ये निकलना चाहिए, क्या होगा फॉर्मूला, P इंटू R/100 या I/100, ठीक है, मैंने बोला हम कभी कभी ना R और I दोनों ही यूज कर लेते हैं, तो ये भी चलेगा I भी चलेगा, ठीक है, और ये टी हो गया। प्रिंसिपल कितना है 100 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, ठीक है, और टाइम कितना है 3 इयर्स, तो यहाँ पर 3 लिखो, तो 100 कैंसिल 30 रुपीज, तो फॉर्मूला से भी हमें यही पता चला। अब बात रहा सिंपल इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब ये है, देखो ये फॉर्मूले से तो 30 निकल के आ गया, लेकिन यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, यहाँ से क्लियर होता है। क्या, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है हर बार इंटरेस्ट रेट तो सेम रहेगा ही, लेकिन किस अमाउंट पे लगेगा वो है प्रिंसिपल अमाउंट पे, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है हर बार इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल अमाउंट पे ही लगेगा। ये देखो 100 रुपए पे ही इंटरेस्ट लगता गया, ठीक है, 100 रुपए पे 10%, 100 रुपए पे 10%, 100 रुपए पे 10%। अगर ये 3 की जगह 5 साल भी होता तो भी 100 रुपए पे 10% ही लगता। इस चीज को बोला जाता है सिंपल इंटरेस्ट, जहां पर हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू पे ही इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा, ठीक है। और कंपाउंड जब पढ़ोगे तब इसका कंसेप्ट चेंज हो जाएगा, तो इसीलिए सिंपल
इंटरेस्ट का मतलब ये होता है, सिंपल मतलब देखो 10 10 10 10 मतलब एक ही जैसा इंटरेस्ट अमाउंट चल रहा है, दैट्स वाई इसको सिंपल इंटरेस्ट बोला जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्नड ऑन 2000 एट 6% सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है हमेशा प्रिंसिपल पे ही लगेगा फॉर 2 years। रिक्वायर्ड इंटरेस्ट अमाउंट कितना होगा ये हमें पूछ रहा है, तो बताओ कितना होगा अगर तुम लोग कैलकुलेट कर पा रहे हो तो। एग्जाम्पल 1। मैम 240। 240 करेक्ट। ये देखो यहाँ पर बोला है इंटरेस्ट कितना अर्न हो जाएगा, ये रहा। इंटरेस्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू R/100 इंटू टी। ठीक है, फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम लोग चले तो 2000 और सिंपल इंटरेस्ट का रेट है 6%। ये पर एनम है, ठीक है, ये साल भर का है। तो ये 1 साल का हो गया, तो 2 साल का कितना होगा, तो यहाँ पर देखो 240 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करो, 0 0 कैंसिल, और ये 12 12 इंटू 20 240। अगर इसको हम लोग एक बार एक दो क्वेश्चन हम डिटेल्स में भी दिखा देते हैं बिना फॉर्मूले के। ये देखो 2000 पे 6% का इंटरेस्ट यानी 120 रुपीज, तो 2120 हो गया। फिर से 2000 पे ही इंटरेस्ट लगेगा 120, तो ये कितना हो गया 2240। ठीक है, तो 2000 का अगर हम लोगों ने बोरो किया है और उसे अगर हमें रिटर्न करना है तो हमें 2240 रिटर्न करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 120 प्लस 120 240। इसे बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 240 रुपीज का रेट ऑफ, यहाँ पर पूछा क्या था, हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्न, 240 रुपीज इंटरेस्ट विल बी अर्न। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 देखो क्या बोल रहा है, सानिया डिपॉजिटेड 50,000 इन ए बैंक फॉर 2 years। सानिया ने 50,000 डिपॉजिट किया है बैंक में 2 साल के लिए विद इंटरेस्ट रेट ऑफ 5.5% पर एनम। हाउ मच इंटरेस्ट वुड सी अर्न, उनको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 2 साल के लिए पैसा डिपॉजिट कर दिया गया है बैंक में। कितना पैसा डिपॉजिट किया गया है 50,000। ठीक है, इनिशियल ये यहाँ पर लिख दिया, ये प्रिंसिपल 50,000 हम लोगों ने बैंक में डिपॉजिट किया, कितने साल के लिए 2 साल के लिए। तो ये 1 year, ये 1 year, 2 साल के लिए हम लोगों ने डिपॉजिट किया। रेट ऑफ आंसर इंटरेस्ट, हाँ बोलो। आंसर है 5500। ठीक है। अच्छा ये देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दिया है 5.5% पर एनम। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमें बता दिया। अगर मान लो क्वेश्चन के पीछे पर एनम लिखा हुआ नहीं है तो ऑलवेज एज्यूम्ड कि वो पर एनम ही है। ठीक है, इंटरेस्ट इनको कितना मिलेगा, क्वेश्चन पूछ रहा है इनका इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट अमाउंट कितना होगा, तो सिंपल आई निकाल लो, P इंटू R/100 इंटू टी। ठीक है, तो प्रिंसिपल 50,000, ठीक है, R 5.5/100, ये करने से 1 साल का हो गया। हमें 3 साल का चाहिए, सॉरी 2 साल का चाहिए, इंटू 2। अब कैलकुलेट कर लो, इंटू 5.5% इंटू 2, 5500। ठीक है, 5500 ये हो गया हम लोग का। यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट का अमाउंट, इंटरेस्ट का अमाउंट, ये रेट है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है हमें। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 3 क्या बोल रहा है। एग्जाम्पल 3 में बोला है इन एग्जाम्पल 2, अभी अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया, व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्होंने जो बैंक में ये पैसा डाला तो फाइनली इन्वेस्टमेंट करके उन्हें कितना पैसा मिलेगा। मतलब हम लोग बैंक में जो एफडी वगैरह, ये तो एफडी के जैसा ही हो गया ना, 2 साल के लिए पैसा फिक्स कर दिए। अब पूछ रहा है कि इनका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू क्या होगा, मतलब इन्वेस्ट करके इनको मिला क्या, कितना मिला इन्वेस्टमेंट का वैल्यू, तो आंसर क्या देना चाहिए हमें, बोलो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू क्या हुआ। मैम आरेकबारটি বলবেন? एक तो इन एग्जाम्पल 2 व्हाट विल बी मैम द A वैल्यू। equal to P plus I। हाँ, ए इक्वल टू पी प्लस आई, माने इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना हुआ, मतलब अब मान लो तुम लोगों ने बैंक में 50,000 रखा और बैंक ने बोला ठीक है आप 2 साल के लिए ये पैसा रख दीजिए, आपको हम लोग इतना रिटर्न दे देंगे। तो जब पैसा निकालोगे, इन्वेस्टमेंट किया ना, पैसे को वहां रख दिया, इन्वेस्ट कर दिया, तो कितना पैसा मिलेगा वही पूछ रहा है। इन्वेस्टमेंट वैल्यू मतलब वही हो गया। यहाँ पर हमें क्वेश्चन को पढ़ना मतलब समझना पड़ेगा। तो फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बोलो कितना होगा, फिर टोटल करके बोलो, सही बोल रहे हो।
देखो फाइनल वैल्यू कितना हो गया, 50,000 हम लोगों ने इन्वेस्ट किया था और बैंक ने हमें और भी 5500 दिया। 50,550। हाँ 55,500 रुपीज ये होता है फाइनल वैल्यू। अब अलग अलग लैंग्वेज रहेगा, हमेशा एक्यूमुलेटेड, देखो मैंने यहाँ पर जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से एक्यूमुलेटेड अमाउंट लिखाया, या फिर इसे बैलेंस भी बोलते हैं, अब इसे फाइनल वैल्यू भी बोलते हैं। लेकिन ये सारी चीजों को क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग इंग्लिश लैंग्वेज यूज हो सकता है। लेकिन अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर तुम लोग हमेशा इसी रेस्पेक्ट में ढूंढते जाओगे तो नहीं होगा, क्योंकि हमें ब्रॉडली सोचना है। ठीक है, अभी हम लोग जो है जूनियर क्लास में है नहीं कि जितना सिखा दिया उतना ही, हमें लैंग्वेज को भी समझना पड़ेगा। ठीक है, अब बैलेंस और एक्यूमुलेटेड का मतलब मैंने इसीलिए समझाया था। तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना हुआ, वैल्यू मतलब क्या, हम मैंने कहीं पर कुछ पैसा इन्वेस्ट किया तो आज मेरे पास कितना आया, जब वो इन्वेस्टमेंट मेरा कंप्लीट हो गया 2 साल 5 साल, तो वैल्यू इतना आया। ठीक है, अच्छा ये हो गया मेरा एग्जाम्पल 3। अब एग्जाम्पल यहाँ पर इन्होंने फॉर्मूला यूज करके किया है, बट मुझे नहीं लगता इसका कोई नीड है। ठीक है, अच्छा फोर्थ नंबर देखो, फोर्थ नंबर क्या बोल रहा है, सचिन डिपॉजिटेड 1 लाख इन हिज बैंक फॉर 2 years एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 6%, हाउ मच इंटरेस्ट वुड ही अर्न। ठीक है, पहला क्वेश्चन है वो कितना इंटरेस्ट अर्न करेंगे, फिर दूसरा है हाउ मच वुड बी द फाइनल वैल्यू ऑफ द डिपॉजिट। ठीक है, हाउ मच वुड बी द फाइनल वैल्यू ऑफ डिपॉजिट, ये दो चीज पूछ रहा है। एक तो सिंपल डायरेक्ट पूछ लिया इंटरेस्ट कितना मिलेगा, हाउ मच वुड बी द फाइनल वैल्यू ऑफ डिपॉजिट। अब इसके लिए अगर तुम लोग ढूंढोगे कि कहाँ पर लिखा हुआ है तो नहीं मिलेगा। हाउ मच वुड बी द लाख फाइनल वैल्यू ऑफ डिपॉजिट, हाँ बोलो। 1,12,000। फाइनल वैल्यू ऑफ डिपॉजिट मतलब 1 लाख रखने के बाद एक्चुअली हमें क्या मिला। ठीक है, बैंक में हम लोगों ने एक डिपॉजिट किया था, एफडी के तरह हो गया। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट किया था, तो जब वो डिपॉजिट का टर्म खत्म हुआ तो हमें कितना पैसा मिल रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे एग्जाम्पल 4। ठीक है, पहले आई निकाल लेंगे क्योंकि हमें ये पूछा है, आई बताओ इंटरेस्ट कितना हो रहा है वो बताओ, तो P इंटू R/100 इंटू टी। अब तुम लोग भी ना मेरे साथ जरूर लिखो, ऐसा नहीं कि एग्जाम्पल है यहाँ पर किया हुआ है ये हमें मिल जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये गलत बात है। जब तक खुद से नहीं करोगे फिर बाद में कुछ ढूंढ के नहीं मिलेगा। ये चीज हम बार बार बोल रहे हैं क्योंकि काफी लोग ऐसा करते हैं, अभी लिखते नहीं है फिर बाद में बोलते हैं मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि खुद से जब तक नहीं लिखोगे समझ में नहीं आएगा। अभी समझ में आ रहा है क्योंकि अभी हम बोल रहे हैं, फिर तुम लोग ये चीज आगे एग्जाम टाइम में अगर पढ़ते हो, इन द मीन टाइम नहीं पढ़ते हो, तब सारा चीज भूल जाओगे। अच्छा देखो 6%, यहाँ पर 6/100। ठीक है, और टी का मतलब हो गया 2, तो ये अमाउंट हो जाएगा 6 इंटू 2 12, और यहाँ से दो दो जीरो हट जाएगा तो ये हो गया 12,000, ये इंटरेस्ट का अमाउंट हो गया। और फाइनल वैल्यू ऑफ डिपॉजिट मतलब फाइनली डिपॉजिट करके हमें कितना मिला, फाइनल वैल्यू ऑफ डिपॉजिट। तो हम लोगों ने 1 लाख डिपॉजिट किया था प्लस 12,000 हमें एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिला, तो 1,12,000। ठीक है, अच्छा फिर एग्जाम्पल 5 देखते हैं। देखो, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो रहा है, ध्यान से सुनोगे तो कर पाओगे। बोल रहा है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब क्या पूछ रहा है, पी, कैपिटल आई, स्मॉल आई और आर, या फिर टी, क्या पूछ रहा है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या पूछ रहा है, स्मॉल आई और आर। हाँ ये वाला पूछ रहा है। ठीक है, इफ द अमाउंट ओड, ओड मतलब जो उधार लिया गया था, ओड मतलब होता है उधार लिया गया था, आफ्टर 6 मंथ्स इज 1050। बोल रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ अगर अमाउंट ओड मतलब जो पैसा, वो मुझे नहीं पता कितना पैसा, जो पैसा उधार लेने के बाद 6 महीने के बाद इतना हो गया, मतलब जो जितना भी अमाउंट हम लोगों ने उधार लिया है वो भी बता दिया है। अच्छा, बोरोड अमाउंट बीइंग 1000, बोरो किया गया था 1000, जो 6 मंथ्स बाद 1050 हो गया, मतलब अगर हम लोगों ने किसी से 1000 रुपए लिया है तो 6 महीने बाद हमें 1050 रिटर्न करना पड़ेगा। तो पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, ये नहीं पूछ रहा है कि इंटरेस्ट अमाउंट कितना है, इंटरेस्ट तो बता ही दोगे। बोलो इंटरेस्ट अमाउंट कितना है, फाइव अगर पार्सेंट 5%, नहीं इंटरेस्ट रेट হচ্ছে ना, रेट तो 6%। 6% नहीं, 6% भी नहीं हो रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है। देखो 6 मंथ्स है, तुम लोग उस चीज को ध्यान दो, तुम लोग को टी को टाइम को ईयर में कन्वर्ट करना है। 6 मंथ्स मतलब हाफ ईयर। ठीक है, मैम मुझे सिक्स पहले, बाई ट्वेल्व होगा क्या ईयर का? हाँ 6/12 হবে ईयर।
6/12 होगा, क्योंकि टी का मैंने जब लिखवाया, ये देखो ये चीज हमें ध्यान में रखना है तो हो जाएगा। देखो टी हमें हमेशा, जैसे देखो इंटरेस्ट रेट को R/100 ही करना है ना, वैसे टी का मतलब हमेशा टाइम इन ईयर ही हमें लिखना है। ये देखो टाइम इन ईयर ही हमें लिखना है। अगर मंथ है तो भी हमें उसे ईयर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द फॉर्मूला, और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अब तुम लोग बताने का कोशिश करोगे मुझे कि अगर हम लोगों ने 1000 बोरो किया है और 6 महीने बाद हमें 1050 रिटर्न करना पड़ेगा। मैम 5%। 5% नहीं, 5% तो आंसर नहीं है, ठीक से देखो। 1050 रिटर्न करना पड़ेगा, तो ये कितने दिन बाद? 6 मंथ्स, ठीक है। ये टाइम पीरियड लिख लेते 6 मंथ्स। तो ये क्या है? ये टी है, लेकिन टी को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये क्या है? ये पी है। और ये क्या है? ये कौन सा है बताओ? ये कौन सा अमाउंट है? मतलब इसको क्या लिखे? एक्यूमुलेटेड। ए, ये पी है, ये टी है। अच्छा, हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तुम लोग कैसे कर रहे हो मुझे उतना तो मतलब क्लियरली नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन सब कोई 5% 6% बोल रहे हो। हम लोग को इंटरेस्ट रेट निकालना है, मतलब आर निकालना है। कौन से फॉर्मूले में आर है? हम फॉर्मूला से एक बार बताते हैं। देखो ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, ये तो सिंपल है ना, ये यूज कर सकते हैं। तो मुझे बताओ कि इंटरेस्ट, 10% हो रहा है। हाँ 10% हो रहा है, अब सही हुआ है। ये देखो आई का मतलब क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना है? 1000। आर कितना है वही तो ढूंढना है। टी कितना है? टी को हमें ईयर में ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो कैसे ट्रांसफर करोगे? अगर 12 मंथ्स मतलब अगर 1 ईयर होता है तो 1 मंथ मतलब 1/12, ठीक है। अच्छा, तो 6 मंथ्स मतलब 6/12, ठीक है। आधा साल, 6 महीना मतलब आधा साल ना, 6/12। इसको ईयर में ट्रांसफर कर लिया। आई बताओ, जिन लोगों का अभी तक नहीं हुआ है, मुझे आई बताओ। आई बता सकते हो तुम लोग? 1000 रुपए 1050 हो गया, तो आई मतलब तो इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना चार्ज हुआ? 50। 50। इंटरेस्ट 50 हो गया ना। अगर मेरा 1000 रुपीज के जगह मुझे 1050 किसी को रिटर्न करना है, तो एक्स्ट्रा अमाउंट कितना चार्ज हुआ? 50 रुपीज, ठीक है। अब कैसे कैलकुलेट करोगे? ये तो कैलकुलेशन आराम से कर सकते हो। यहाँ पर हो गया वन, ये 0 0 हटा दो, ठीक है। ये 0 0, ये 10 है, यहाँ पर 2 कर देते हैं, ये 5 हो गया। ये इधर डिवाइड हो जाएगा, और ये आर, तो ये हो गया 10। और आर हमेशा परसेंटेज में ही होता है। यहाँ मैंने परसेंटेज दिया था, यहाँ मैंने परसेंटेज यूज किया था, मतलब ये आंसर जो है परसेंटेज में ही आ रहा है। तो ये हो गया 10%, ठीक है। ये 10% हो गया। अब यहाँ पर देखो, इसको अगर तुम लोग ऐसे करना चाहते हो तो भी हो जाएगा। ये देखो 1000 रुपीज पे हमें इंटरेस्ट रेट अगर कैलकुलेट करना है, ये देखो ये हो गया 1050 6 मंथ्स के लिए, तो ये 50 यहाँ पर दिखेगा। लेकिन इसको हम लोग डायरेक्टली भी करेंगे ना, तो किस तरह से होगा पता है? यहाँ पर हमें इंटरेस्ट रेट पूछ रहा है, तो 1000 पे अगर ऐसे कर सकते हैं, 1000 पे 50 रुपीज देना पड़ रहा है 6 मंथ्स के लिए, तो इसको ईयर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। नहीं, ऐसे नहीं होगा। इसको हम लोग ना इसी तरह से कर सकते हैं, मतलब इसको डायरेक्टली यहाँ पर नहीं दिखा पाएंगे। इसको हमें फॉर्मूले में लिख के ही करना पड़ेगा। डायरेक्टली लिख के दिखाना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। तो आई इस पे लगाएंगे, तो जब भी हमें इंटरेस्ट रेट पूछेगा, अगर हमारे पास आई अवेलेबल है ना, तो इसी को यूज करो। वैसे देखो इस पे भी कर सकते हो, ए इक्वल टू पी प्लस आई पे भी अगर कोई कर रहा है कर सकते हो। लेकिन ये क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पर पहले लिखेंगे 1000, ठीक है। फिर आई का कितना लिखेंगे? आई का यहाँ पर लिखेंगे 50, और ये हम लोग का हो जाएगा 1050। अब आई का ना हम लोग 50 नहीं लिख पाएंगे, फिर हमें क्या करना पड़ेगा? आई का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, 1000 आर डिवाइडेड बाय 100 प्लस 6/12। तो ये कैलकुलेशंस जो है ये थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लेक्स होगा। कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन हमें जरूरत नहीं है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखो कि अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने बोल रहा है और हमारे पास आई अवेलेबल, अगर नहीं है तो ऐसे करना पड़ेगा। अगर हमारे पास आई अवेलेबल है देन हम लोग इस तरह से करेंगे। अच्छा, अब हम लोग एग्जाम्पल 6 ये वाला करते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल 6 यहाँ पर देखते हैं। ये देखो, राहुल इन्वेस्टेड 70,000 इन ए बैंक एट द रेट ऑफ 6.5% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट रेट। ही रिसीव्ड 85,925 आफ्टर द एंड ऑफ द टर्म। जो भी टर्म था वो खत्म होने के बाद, मतलब राहुल ने इन्वेस्ट किया था 70,000,
ठीक है, और इंटरेस्ट रेट जो था वो था 6%, 6.5% पर एनम, मतलब राहुल ने 70,000 कहीं पर लगाया है, उनको ये रिटर्न मिलेगा, ठीक है। अब उनको रिटर्न भी मिला कितना, 85,925 रिटर्न मिला। जो टर्म था वो खत्म होने के बाद हमें बोल रहा है टर्म कौन सा था, फाइंड आउट द पीरियड फॉर विच सम वाज इन्वेस्टेड बाय राहुल। तो इसका मतलब हमें टी निकालने के लिए बोल रहा है, कितने दिन में ये पैसा इतना बन गया। हमारे पास आई अवेलेबल है, पी अवेलेबल है, ए अवेलेबल है, हमें टी निकालने के लिए बोल रहा है। अगेन देखो आई वाले फॉर्मूले में रहता है पी, आर और टी, तीनों चीज ही रहता है। तो अगर हमें आई पता है तो हम लोग इसको यूज करके ही पी आर टी से टी निकाल लेंगे, है ना। तो इस तरह से करो, करके मुझे बताओ कि कितना हो रहा है, फिर हम बता रहे हैं कैसे होगा। अगर नहीं हो रहा है तो ये देखो, ये मैंने हिंट्स दे दिया, ये इसीलिए दिया क्योंकि इसको हमेशा यूज करो। यहाँ टी भी अवेलेबल है, आर भी है, पी भी है। अगर मेरे पास आई है तो मुझे लगता है हमारे पास आई है। अब तुम लोग ढूंढो आई कितना होगा। मैम 3.5। 3.5 करेक्ट, 3.5 आंसर होगा। ये देखो आई इक्वल टू होता है पी, आर और टी, ठीक है। तो हम लोग के पास क्या क्या अवेलेबल है, आई का मतलब इंटरेस्ट अमाउंट। अगर 70,000 के जगह 85,925 मिल रहा है, 85,925 मिल रहा है 70,000 के जगह, मतलब 70,000 इन्वेस्ट करके, तो एक्स्ट्रा जो मिल रहा है वही तो इंटरेस्ट है। अब प्रिंसिपल कितना है, 70,000, ठीक है। आर, आर तो हमारे पास इस क्वेश्चन में गिवन है 6.5%, 6.5 डिवाइडेड बाई 100। हम लोग को टी निकालना है, ठीक है। अच्छा, अब ये पूरा चीज हम लोग कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। ये देखो 85,925 माइनस 70,000, 15,925, ठीक है। फिर ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, 70,000 इंटू 6.5%, ये हो गया 4550 इंटू टी। देयरफॉर टी इक्वल टू ये वैल्यू 15,925 डिवाइडेड बाय 4550, ठीक है। 15,925 आंसर 3.5। है 3.5, 3.5। लेकिन ये क्या होगा, ईयर मंथ क्या लिखना पड़ेगा, टी निकाल रहे हैं कि किस में आंसर आया होगा, टी हमेशा मैम किस में ईयर ईयर। में। आंसर, ईयर, ठीक है। ईयर। ये ईयर, टी हमेशा ईयर में ही आंसर हमें देगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, सेवेंथ, सेवेंथ वाला देखो क्या बोल रहा है। कपिल डिपॉजिटेड सम अमाउंट इन ए बैंक फॉर 7.5 years, ठीक है, मतलब 7.5 साल, एट द रेट, मतलब ये टी हो गया, ठीक है, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, मतलब ये आर हो गया। सिंपल इंटरेस्ट में, मतलब इंटरेस्ट का अमाउंट जो है हमेशा प्रिंसिपल पे ही होगा, ये लैंग्वेज हमेशा वही बताता है हमें। कपिल रिसिप्ट 1,01,500 एट द एंड ऑफ द टर्म, जब टर्म खत्म हो गया कपिल को इतना पैसा मिला। कंप्यूट इनिशियल डिपॉजिट ऑफ कपिल, ठीक है, मतलब 7.5 साल बाद कपिल को इतना पैसा मिला, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट में। हमें बोल रहा है इनिशियल डिपॉजिट बताओ, मतलब क्या ढूंढने के लिए बोल रहा है पता है, ये ए है। क्या ढूंढने के लिए बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ के ये बताओ पहले, क्या ढूंढने के लिए बोल रहा है, इनिशियल पी। पी, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू, क्योंकि वही तो मिसिंग है कि कितना पैसा डिपॉजिट किया था, हमें वो ढूंढ के देना है। तो बोलो कैसे निकालोगे, मतलब कोशिश करो कैसे होगा। हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते क्वेश्चन, देखो तो तुम लोग यहाँ से देख के कर सकते हो। 7.5 साल ये लिख देते हैं, ये सपोज है पूरा टाइम पीरियड 7.5 साल के लिए, सॉरी परसेंटेज लिख दिया था। ये हो गया 7.5 year, ठीक है, जिसको हम टी से डिनोट कर देंगे। और ए 1,01,500, ठीक है। ए ये पैसा मिला है, ठीक है। और रेट क्या लगाया गया था, 6% पर एनम। हम लोग को पूछ रहा है कितना पैसा उन्होंने इनिशियली पैसा कितना डिपॉजिट किया था, जिसके बदले इस रेट पे इतने टाइम के बाद उनको ये पैसा मिला। अब कैसे कैलकुलेट करना चाहिए, अगर तुम लोग आई लेते हो, आई तो निकाल नहीं पाओगे। अगर तुम लोग ये वाला लेते हो जो हम बार बार यूज करने के लिए बोल रहे हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखो खुद से चेक करोगे तो समझ में आ जाएगा। आई मैम भी हमें नहीं, 70,000। हाँ 70,000, आई भी हमें नहीं मिलेगा, पी भी हमारे पास मिसिंग है, तो दो मिसिंग फिगर से कभी हम लोग कोई इक्वेशन फॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ए वाला, अभी हम लोग ए वाला
जो फॉर्मूला है उसे अप्लाई करेंगे, मतलब एक्यूमुलेटेड अमाउंट ये हमारे पास अवेलेबल है। तो एक्यूमुलेटेड अमाउंट का मतलब P प्लस I होता है, ठीक है। एक्यूमुलेटेड अमाउंट कितना है 1,01,500। P हमें नहीं पता और I का मतलब होता है P इंटू R। R का मतलब हो गया ये वाला और T का मतलब हो गया 7.5। ये लिख सकते हैं। 0.5 क्यों लिखा, हाफ का मतलब 0.5 होता है, या फिर इसको पूरा कैलकुलेट कर लो। 7 इंटू 2 14, 14 प्लस 1 15, जैसे डिवाइड करने से होता है 15/2 7.5। तो ये 7.5 साल हो गया, ठीक है। अब कैसे कैलकुलेट करोगे, 7.5 इंटू 6 कर लो, 45 डिवाइडेड बाय 100 कर लो कैलकुलेटर में, इस तरह से ही करो। तो ये कितना आ गया, P अपना जैसा है वैसा रहेगा, ये आ गया 0.45 P जैसे मल्टीप्लाई करने से होता है, और यहाँ पर 1,01,500। कैलकुलेशन को समझ लो, P जैसा है वैसा ही लिख दिया क्योंकि P ही हमें ढूंढना है। I की जगह मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया जो होता है P इंटू R इंटू T। तो वैल्यूज जो भी थे वो पुट कर दिया और ये मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने से आया 0.45 P, क्योंकि P रहेगा जैसे X रहता है Y रहता है मल्टीप्लीकेशन में, उसी तरह से। तो 1,01,500 और ये इसके आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसके आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये दोनों ऐड करने से 1.45 P। देयरफॉर P का मतलब हो जाएगा 1,01,500 1.45। ठीक है, इतना लिखने का तुम लोग को जरूरत नहीं होगा, तुम लोग ये सारी चीजों को कैलकुलेटर पे भी कर पाओगे जब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, अभी हम इतना डिटेल्स में लिख रहे हैं, इतना सारा स्टेप्स कर रहे हैं, इतना सारा स्टेप्स का भी जरूरत नहीं होगा। डिवाइडेड बाई 1.45, तो ये 70,000 आ गया। इसका मतलब 70,000 को 7.5 ईयर के लिए 6% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करने से, ये शायद इन्वेस्ट डिपॉजिट करने से इतना पैसा मिल जाएगा। तो इस तरह से 70,000 कैलकुलेट हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 देखो क्या बोल रहा है। ए सम ऑफ 46,875 वाज लेंट आउट एट सिंपल इंटरेस्ट। वाज लेंट आउट मतलब हो गया मतलब दिया गया था, उधार दिया गया था। लेंट आउट का मतलब होता है उधार देना। एट द एंड ऑफ 1 ईयर 8 मंथ्स द टोटल अमाउंट वाज 50,000। 1 ईयर 8 मंथ्स बाद ये अमाउंट हो गया 50,000। मतलब जिनको उधार दिया था उन्होंने जब रिटर्न किया तब ये अमाउंट आ रहा है। तो वो बोल रहा है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, बोल रहा है कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट में ये पैसा इस तरह से ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला क्या क्या है, यहाँ पर दिखाते हैं एग्जाम्पल 8। 46,875 ये पैसा उधार दिया गया था, तो ये प्रिंसिपल है। कितने टाइम के लिए, 1 ईयर 8 मंथ्स के लिए। 1 ईयर 8 मंथ्स के लिए दिया गया था, ये हमारा टाइम पीरियड है। और बोल रहा है कि इतने टाइम बाद ये पैसा हो गया है 50,000। मतलब ये ए हो गया, 50,000 हो गया। अब हमें पूछ रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम बताओ, आर बताओ। ठीक है, हम लोग को पूछ रहा है आर बताओ, तो कोशिश करो देखो कितना होगा आर। कैसे निकालोगे, आई से भी निकाल सकते हो। आई इक्वल टू क्यू, क्योंकि हमें आई मिलेगा इस क्वेश्चन में। आई से निकालोगे तो जल्दी हो जाएगा। ये देखो आई कितना हो जाएगा, 50,000 हमें मिलेगा। ठीक है, और 46,875 हम लोगों ने उधार दिया था। 46,875 इंटू आर बाई 100 टी 1 ईयर 8 मंथ्स, इसको क्या करना है। अब देखो 1 ईयर 8 मंथ्स को हमें लिखना है। 1 ईयर का मतलब तो ईयर में ही हो गया, 8 मंथ्स का मतलब जैसे 6 मंथ्स का मतलब 6/12 मंथ्स, उसी तरह से 8 मंथ्स का मतलब 8/12 मंथ्स। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखना चाहिए 1 एंड 8/12। ठीक है, ऐसे लिखेंगे हम लोग। कहीं पर भी ऐसा रहेगा ना 1 ईयर 7 मंथ्स या फिर कुछ और, तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि 8 मंथ्स को अगर ईयर में कन्वर्ट करना होता है तो 8/12, 6 मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करोगे 6/12, और 1 एंड मतलब ये मैम लिखने का मतलब 4%। 4%। हाँ, 1 एंड 8/12 इस तरह से करना पड़ेगा। अब हम लोग देखते कितना आ रहा है, 50,000 माइनस 46। 4,225। अच्छा, कितना बोल रहा ना, रेट हाँ रेट रेट निकालना पड़ेगा ना। मैम 3,125। हाँ, ये वाला
और यहाँ पर 46, अच्छा ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये देखो 46,875, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, एक बार एक लाइन लिख ही लेते हैं। R by 100 into 12, 12 into 1, 12 plus 8, 20 by 12, ठीक है। अच्छा 46,875 हम ये पूरा कैलकुलेट करेंगे, इंटू 20 डिवाइडेड बाई 1200, ठीक है। ये पूरा मैंने कैलकुलेट कर लिया, तो ये आ गया 781.25। तुम लोग भी कैलकुलेटर पे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3125, therefore r equal to 3125 divided by 781.25। 4%, ठीक है। आर का आंसर हमेशा परसेंटेज में आएगा, 4% पर एनम, ठीक है। और उसका रीजन क्या है, मैंने यहाँ पर 100 लिया है, जो कि यहाँ ऑलरेडी कैलकुलेटेड हो जा रहा है, मतलब हम लोग परसेंटेज में ही आंसर निकाल रहे हैं। तो इसका आंसर हो गया हम लोग का 4% पर एनम। अच्छा, अब इसके बाद 9th नंबर देखो, ठीक है। क्या बोला है, ম্যাম व्हाट। हाँ, আরেকবার কি অঙ্কটায় যাবেন? আমার 10% বেরোচ্ছে। তুমি কি লিখেছো? আমি ওখানে করেছি r/100 ইন্টু 1 পয়েন্ট, মানে 1 বছর 8/12 তো হুম, ওইভাবে করতে আমার এসছে 312.55 আর ইজ ইকুয়াল টু এসছে 3,125 না এক এরকম মিনিট, করে এক মিনিট বুঝলাম না, এইটাকে কি করেছো বলো? ওইটাকে গুণ করেছি ম্যাম পুরো। হ্যাঁ, আমিও তো গুণই তো করলাম, 20/12 হচ্ছে তো গুণ করলে। আমি ওই একটাকে শুধু 8 এর সাথে গুণ করেছি, ওটাকে যেমন সেই 12 12 আর 8 যোগ করে করো ওরকম করিনি। না ওরকম ওই হয় নাকি, যেমন 2 পূর্ণ 2 এর 4 হলে যেমন হয় সেরকমই করতে হবে না তোমাকে, নালে কি করে হবে? এটা তো মানে এরকম ভাবেই তো অঙ্কতে তো তাই করা হয়, এটার ক্যালকুলেশন তো ওইভাবেই হবে। তুমি শুধু এর সাথে থোড়ি না করতে পারো। তোমাকে যদি আমি বলি 1 পূর্ণ 1-এর 2, তাহলে তুমি কি করবে? সেটাই এখানেও করতে হবে, ওই জন্যই হচ্ছে না। ঠিক ম্যাম করে না। একটুখানি দাঁড়ান। ম্যাম হয়ে গেছে। हम्म। अच्छा देखो, यहाँ पर क्या बोल रहा है, व्हाट सम ऑफ मनी विल प्रोड्यूस 28,600। तो बोल रहा है व्हाट सम ऑफ मनी विल प्रोड्यूस, तो ये कौन सा पैसा है बता सकते हो? प्रोड्यूस इतना एज एन इंटरेस्ट इन 3 year 3 months। जब ये बोल रहा है तो तुम लोग बोल दोगे कि ये टी है, क्योंकि वो तो पढ़ के समझ में आता है ना, ईयर मंथ्स तो टी बता रहा होगा। एट 2.5% पर एनम का मतलब ये आर ही बता रहा होगा, लेकिन ये क्या बता रहा है ये बताओ। व्हाट सम ऑफ मनी, Accumulate हाँ ये ए बता रहा है। प्रोड्यूस मतलब व्हाट सम ऑफ मनी, कितना पैसा बन सकता है 28,600, ये होता है प्रोड्यूस का मतलब। अब जैसे मैंने बोला था, अलग अलग लैंग्वेज रहेगा, सारे लैंग्वेज लिख के रटना पॉसिबल नहीं, क्वेश्चन पढ़ोगे 2-3 बार समझ जाओगे, ठीक है। ए दिया हुआ है, हमें फिर ढूंढना क्या है, व्हाट सम ऑफ मनी बोल रहा है, तो क्या ढूंढने के लिए बोल रहा है? P प्रिंसिपल। पी, प्रिंसिपल। कितना अमाउंट इतने टाइम के बाद इंटरेस्ट रेट ऑफ इतने से इतना हो जाएगा, ठीक है। तो चलो एक बार लिख लेते हैं क्वेश्चन को। एग्जाम्पल 9, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है व्हाट सम ऑफ मनी विल प्रोड्यूस 28,600 कितने टाइम पीरियड में? 3 year 3 months, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का टी। और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 2.5% पर एनम। इसमें इतना हो जाएगा। ये क्या पूछ रहा है? पी, कितना पैसा लगाए होंगे हम लोग ताकि ये कंडीशन जो है हुआ है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें यहाँ ए से ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि आई तो निकाल नहीं सकते हैं। तो ए इक्वल टू क्या होता है? पी प्लस आई। ए कितना है? 28,600। पी हमें नहीं पता, वही तो निकालना है। आर हमें पता है, ये आई का फॉर्मूला पी आर टी। तो आर का मतलब 2.5/100 और टी का मतलब 3 एंड 3/12। हमेशा ऐसे ही करो, सिंपल कैलकुलेशन होगा, ठीक है। 3 years तो है ही, एंड
3 मंथ्स मतलब 3/12 ईयर। अब क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। 28,600 पी, ये ऐसे हो गया, प्लस P इंटू 2.5/100 इंटू 12 इंटू 3, 36 इन प्लस 3, 36 प्लस 3, ये हो गया 39/12। तो 39 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 1200, तो ये आंसर हो गया कुछ इतना। जितना आ रहा है उतना ही लिखेंगे, ठीक है, ये आंसर देख के मत घबराओ। 0.08125, ठीक है, ये P हो गया। अब इसमें यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 ऐड हो गया, तो ये +1, ये वाला वैल्यू हो गया। तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, 28,600 डिवाइडेड बाई 1.08125, ठीक है। तो 28,600 डिवाइडेड बाई 1.08125, तो ये वैल्यू आ रहा है, देखते कितना आ रहा है। अच्छा, 26,000। मेरा तो ये आंसर कुछ गलत ही आ गया। 3,52,000 बोल रहा है, मैंने कुछ गलत कैलकुलेशन कर दिया लग रहा है। देखते हैं, आंसर तो टैली नहीं हुआ। 28,600, 2.5%। ये कितना बोला है, 3 ईयर 3 मंथ्स, ठीक है मैम आंसर को तो 26,450। ना, 3,52,000, 3,52,000। ये वाला, ম্যাম 3 লাখ কি করে হবে? ओ अच्छा, सॉरी, एक बात गलत हो रहा है। व्हाट सम ऑफ मनी विल प्रोड्यूस 28,600 एज एन इंटरेस्ट बोला है, हम लोगों ने गलत पढ़ा, मतलब मैंने भी गलत पढ़ा। तो ये 28,600 क्या है, ये तो बता ही दिया है ना। हम लोग इसको क्या मान लिए, ए मान लिए। यहाँ पर ये ए नहीं है, ये बोल रहा है कि कितना पैसा प्रोड्यूस करेगा इतना एज एन इंटरेस्ट। तो ये क्या है, ये इंटरेस्ट है। गलत पढ़ा हम लोगों ने, ये इंटरेस्ट है। अब करो, अब होगा। ये इंटरेस्ट है 28,600, ये प्रिंसिपल नहीं है, ये गलत पढ़ा है मैंने। ये है इंटरेस्ट, 28,600 इंटरेस्ट। ये देखो, ये साफ साफ यहाँ पर लैंग्वेज लिखा हुआ था, मैंने सिर्फ प्रोड्यूस पढ़ा, मैंने ना ऐसे पढ़ा, इसीलिए गलत हुआ। और मैंने तुम लोग को भी इसी तरह से ही हाईलाइट किया, इसलिए तुम लोग भी गलत बोले। एज एन इंटरेस्ट, ये 28,000 एज एन इंटरेस्ट बोल रहा है कि जो प्रोड्यूस्ड अमाउंट है वो इंटरेस्ट का बता रहा है, ठीक है। अब सही करो। अब तब इसका मतलब इस तरह से नहीं होगा, मतलब एक्चुअली इंटरेस्ट हमें बता ही दिया है, तो हम लोग इंटरेस्ट को यूज करके कर सकते हैं। इंटरेस्ट है 28,600, तो आई वाला फॉर्मूला यूज कर ले, आई वाला, PRT। इंटरेस्ट है 28,600, P पूछ रहा है, R 2.5/100, और जो T है वो है 3 and 3/12, ठीक है। तो ये हो गया 28,600 इक्वल टू P इंटू 2.5/100 इंटू 39/12। अब चेक करते कितना होगा। अच्छा, 2.5 इंटू 39 डिवाइडेड बाई 1200, तो ये आ रहा है 28,600 इक्वल टू P इंटू 0.08125। अब P का वैल्यू निकल जाएगा ম্যাম 28,006। बोलो। 3,52,000 এসেছে। ওটাই হবে। ये आ रहा है, देखो 3,52,000, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ने में हमारा एक भी गलती होगा तो फिर गया क्वेश्चन, ठीक है, फिर आंसर मिलना मुश्किल है। तो ये 28,600 प्रोड्यूस्ड है, प्रोड्यूस्ड अमाउंट ए भी होता है, लेकिन बता दिया है प्रोड्यूस्ड एज इंटरेस्ट, तो ये इंटरेस्ट ही मानना पड़ेगा। हम लोग अपने मन से तो इसे एक्यूमुलेटेड वैल्यू नहीं मान सकते ना, तब तो गलत हो जाएगा। वही चीज हुआ था, तो यहाँ पर ये इंटरेस्ट बताया था, ठीक है। तो हम लोगों ने ठीक तो कर लिया। चलो 10th नंबर देखते हैं। In what time will 85,000 amount to 1,57,675 at 4.5% per annum? तो ये तो हमें पता है आर है। अब ये पढ़ो, इन व्हाट टाइम, कितने समय में 85,000 इतना हो जाएगा। तो ये क्या है और ये क्या है, बताओ।
85,000 क्या है और ये क्या है? 5,000 হচ্ছে প্রিন্সিপাল এন্ড Prin- 1,57,000 ওইটা হচ্ছে অ্যাকুমুলেটেড। हाँ, ये एक्यूमुलेटेड अमाउंट है। कितने समय में ये पैसा इतना हो जाएगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है, मतलब टी ढूंढने के लिए बोला है, ठीक है। तो हम लोग आई वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, आई इक्वल टू पी आर टी। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि हमारे पास आई अवेलेबल है, तो यही जल्दी होगा। हम लोगों को जो ये कॉम्प्लेक्स वाला फॉर्मूला लगाने का कोई जरूरत नहीं है। यहां से करते हैं, देखो एग्जाम्पल 10। क्वेश्चन क्या बोला है, ये देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि 85,000 इन्वेस्ट किया गया है, जो बन चुका है 1,57,675, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसपे लगा है 4.5% पर एनम। बट कितने दिन में ये हुआ है ये हमें पूछा गया है। तो आई इक्वल टू पी इंटू आर बाई 100 इंटू टी। तो आई कितना हो रहा है, ये दोनों का गैप 1,57,675 माइनस 85,000, 72,675। ठीक है, अब थोड़ा सा मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया। जो माइनस करके दिखा रहे थे वो अभी मैंने नहीं दिखाया, क्योंकि हमें पता है आई का मतलब क्या होता है। आई का मतलब, हाँ 19 বছর হচ্ছে। 19 बच्चों, हाँ। आई का मतलब a माइनस पी होता है, ठीक है। ये क्या है, ये a है, ठीक है। तो कंसेप्ट के साथ ही करो, हम नहीं बोलेंगे फॉर्मूला ज्यादा रटो, ठीक है। p का मतलब हो गया यहाँ पर हम लोग का 85,000, और r जो है ये है 4.5%, और यहाँ पर t हो गया। अच्छा, अब ये वैल्यू दिया हुआ है, अब यहाँ पर चेक करेंगे कितना होगा। 85,000 डिवाइडेड बाई ये 0 0 कैंसिल, 850 इंटू 4.5, 850 इंटू 4.5, तो ये आ रहा है 383825 टी, और ये है 72,675। therefore t इक्वल टू 72,675 डिवाइडेड बाई 3825, 72,675 डिवाइडेड बाई 3,825। अच्छा, मतलब 19 ईयर्स हो जाएगा, क्योंकि टी हम लोग का ईयर्स में आंसर देता है, तो 19 ईयर्स। तो 19 ईयर्स के बाद ये पैसा इतने रेट में इतना हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो हम लोग का एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ, अलग अलग तरह का हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा। अब देखो, जैसे देखो यहाँ पर जो किया हुआ है ना सोल्यूशन, इस पीडीएफ में अगर तुम लोग देखोगे, देखो इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स किया है, इतना हमें जरूरत नहीं है। तभी जरूरत होगा जब हमारे पास कैपिटल आई का आंसर नहीं रहेगा, तब हमें इस प्रोसेस से जाना पड़ेगा, अदरवाइज हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि काफी टाइम लगेगा। हम लोग एक्सरसाइज 4A स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 4A, 4A। अच्छा, एक्सरसाइज 4A, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। हम लोग एमसीक्यू, हमारा तो एमसीक्यू पैटर्न है, तो हमें इस तरह से फॉलो करना पड़ेगा। देखो, पहला आंसर बता सकते हो कि नहीं। एसआई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3,500 फॉर 3 years एट 12% पर एनम इज, बोलो क्या होगा मैम आंसर। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 1260। अच्छा, एक बार जस्ट, मैम हाँ हाँ, ऑप्शन बी हम लोग का आंसर होगा। बोल रहा है कि इंटरेस्ट बताओ 3,500 पे 3 साल के लिए, तो ये टी हो गया, ये आर हो गया, ये क्या होगा, इतने रुपए पे इंटरेस्ट बताने के लिए बोल रहा है। तो इंटरेस्ट तो हमेशा प्रिंसिपल पे ही लगता है, हम लोग कितना उधार ले रहे या दे रहे उसी अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा ना। तो इसीलिए यहाँ पर सिंपल आई इक्वल टू, आई निकालने के लिए बोला है पी आर और टी। अब देखो ये सब ना लिख के करने का भी जरूरत नहीं है, तुम लोग कैलकुलेटर पे सिर्फ तुम लोग को कैलकुलेट करना है और आंसर देना है। फिर भी अभी प्रैक्टिस चल रहा है हम लोग का, तो लिख के कर सकते हैं हम लोग। 12/100 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 35 इंटू 3, 0 0 कैंसिल मानते हैं, तो 1260। तो ये हम लोग का आंसर आ गया ऑप्शन बी, ठीक है। हम लोग को 1260 रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा, फिर देखो क्या बोल रहा है, पी बता दिया, यहाँ पर पूरा फॉर्मूला वाइज दे दिया, बोल रहा है कि आई बता दो, पी बता दिया, आर बता दिया। अब देखो जैसे हम लोग स्मॉल आर यूज करें, यहाँ कैपिटल आर दे दिया, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हमें पता है कि जैसे दिया हो हम लोग उसी तरह से अप्लाई कर देंगे। अब
टी भी कैपिटल में दे दिया है तो दे दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हमें पूछा है आई बताओ, आई का मतलब ये वाला इनके फॉर्मूले के हिसाब से, यानी कि इंटरेस्ट ही बता रहा है बेसिकली। तो बस ये तो कैलकुलेट कर 3375 3375 यानी कि ऑप्शन ए, हाँ वही होगा, कैलकुलेट करके देख लो। ये देखो यहाँ पर आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी, मैंने अपने हिसाब से ही लिखा है, ठीक है। तो टी मैंने कैपिटल में लिखा नहीं है, लेकिन इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। 5000 इंटू ये हो गया 15%। देखो अब 15 के पास ना परसेंटेज का साइन नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो परसेंटेज नहीं होता है। देखो यहाँ फॉर्मूले में उन्होंने 100 दे रखा है, 4.5, ठीक है। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये रहा 5000 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100 इंटू, ये हम बोल सकते हैं 4.5, क्योंकि 4 इंटू 2 8 प्लस 1 9/2, या फिर 9/2 कर लो, एक ही बात है, जैसा करना है कर सकते हो। 3375 यानी कि ऑप्शन ए, 3375 यानी कि ऑप्शन ए। अच्छा फिर देखो क्वेश्चन नंबर 3, पी बता दिया, टी बता दिया, आर। अब ये आर मतलब हमेशा कैपिटल में लिखा हुआ रहो या फिर स्मॉल में, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ही बताता है। फिर भी अगर किसी को कंफ्यूजन है, ऑप्शंस देखो, परसेंटेज में बता रहा है तो परसेंटेज तो हमें आर ही बताता है, तो आर पूछा जा रहा है। तो आर निकाल के बताओ। अगर हम लोग का पी 5000 है, टी 1 है, यानी ईयर में है, कुछ नहीं भी बोला है तो ईयर में ही है, ठीक है। जब तक हमें मंथ वंथ नहीं बोलेगा हम लोग मानेंगे ईयर में ही है, क्योंकि नॉर्मली टी हमें ईयर में ही आंसर देता है। आई मतलब इंटरेस्ट 300 है, आर पूछ रहा है, तो कैलकुलेट करो। 6% होगा। 6%, अच्छा 3 का आंसर 6%, सी, हाँ 3 का सी होगा। देखो आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है पी आर और टी, ठीक है। आई क्वेश्चन में दे रखा है 300, आई क्वेश्चन में 300 दे रखा है। अच्छा आर का, पी है 5000, अच्छा आर तो पता करने के लिए बोला है, टी है 1 ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 300 इक्वल टू 50 आर, 50 आर, देयरफॉर आर इक्वल टू 300/50 मतलब 6%, ठीक है। 6% पर एनम, मतलब 3 का आंसर हो गया ऑप्शन सी, सही बात है ऑप्शन सी, 6% पर एनम। अब फोर्थ नंबर पे चलते हैं। अच्छा यहाँ पर क्या बोला है देखो, इफ P इक्वल टू 4500, A इक्वल टू 7200, देन सिंपल इंटरेस्ट, ये तो बिना कैलकुलेशन के होगा। बताओ फटाफट बताओ, कैलकुलेटर लो और बताओ क्या आंसर होगा, बोलो बिना कैलकुलेशन। 2700। हाँ ये इन दोनों में गैप, अगर एक्यूमुलेटेड अमाउंट इतना है और प्रिंसिपल इतना है तो इंटरेस्ट कितना चार्ज हुआ होगा, ये दोनों का गैप, ये दोनों का गैप निकालोगे तो ही ना पता चल जाएगा। 2700, इसमें कुछ कैलकुलेशन है ही नहीं, फिर भी लिख के दे देते हैं, ताकि इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, एक्यूमुलेटेड माइनस प्रिंसिपल। अब ये फॉर्मूला सोचोगे तो फिर प्रॉब्लम लगेगा। तो ये देखो 7200 का हमें टोटल अमाउंट पेबल या रिसीवेबल होगा, ठीक है। मतलब जो बोरोवर है उनके लिए पेबल, जो लेंडर है उनके लिए रिसीवेबल, माइनस 4500, तो इसका आंसर हो जाएगा 2700। और ऑप्शन है डी, ठीक है, फोर्थ का ऑप्शन हो गया हम लोग का डी। अच्छा अब फिफ्थ नंबर देखो, फिफ्थ नंबर में क्या बोला है, पी बता दिया है, ए भी बता दिया है, टी भी बता दिया है, रेट परसेंट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट बोल रहा है कि रेट बताओ। अब देखो ये सब सिंपल इंटरेस्ट लैंग्वेज का ना ध्यान रखो, क्यों, जब और भी अलग अलग इंटरेस्ट आ जाएगा, जैसे कि इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे हम लोग, आफ्टर दैट हम लोग एनुइटी पढ़ेंगे, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, तब ना जब क्वेश्चन मिक्स्ड अप आएगा, अभी तो क्या हो रहा है हम लोग एक चीज पढ़ रहे हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जब क्वेश्चन मिक्स्ड अप हो जाएगा तब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा क्या क्वेश्चन है। अगर लिखा हुआ है सिंपल इंटरेस्ट तो वो सिंपल इंटरेस्ट का ही क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा आप देखो ये सब बता दिया है, हमें पूछा मैम है अगर कि मेंशन ना करे तो सिंपल इंटरेस्ट ही अज्यूम कर लेंगे ना। हाँ मेंशन नहीं करेगा तो सिंपल इंटरेस्ट एज्यूम करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ लैंग्वेज वहां पर ऐसा रहेगा जिससे हमें पता चलेगा कि हमें किस तरह से करना है, ठीक है। तो ये तभी
अच्छे से समझ में आएगा जब हम लोग का पूरा टाइम वैल्यू मनी हो जाएगा, जब हम लोग एडिशनल क्वेश्चन करेंगे इसका मतलब मिक्स्ड अप, तब और भी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अभी हम लोग जब टॉपिक वाइज करेंगे ना, जैसे सिंपल पढ़ रहे तो सिंपल का ही क्वेश्चन आ रहा है, कंपाउंड पढ़ेंगे कंपाउंड का ही क्वेश्चन आएगा। जब हम लोग मिक्स्ड अप क्वेश्चन करेंगे तो हमें और भी क्लियर हो जाएगा। बाकी कुछ नहीं बताता है तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट मान सकते हैं। अच्छा, यहाँ मैम पर ऑप्शन देखो ऑप्शन ए। हाँ मैम हाँ ऑप्शन। हाँ, ऑप्शन ए होगा इसका आंसर, फिफ्थ वाले का आंसर ऑप्शन ए होगा। अच्छा, हम दिखा देते हैं एक बार। देखो बोल रहा है कि रेट बता दो। ठीक है, तो रेट आई इक्वल टू पी इंटू आर बाई 100 इंटू टी। आई मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आई हमें यहाँ पर मिल जाएगा 12,000 और ये 16,500। 16,500 एक्यूमुलेटेड अमाउंट है, जबकि प्रिंसिपल 12,000 है। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट बता देगा अमाउंट, और टी हम लोग को बता रहा है 2.5 ईयर, मतलब 2 and 1/2। अच्छा, अब ये कितना हो जाएगा, 16,500 माइनस 12,000, तो 4,500 इक्वल टू 12,000 डिवाइडेड बाई 100, मतलब ये हो गया 120। 120 इंटू ये 2.5 होगा। ठीक है, तो ये 2.5, तो 300 आर। देयरफॉर आर इक्वल टू 4,500 डिवाइडेड बाई 300, 15% पर एनम। तो फिफ्थ का आंसर हो गया 15% पर एनम, यानी कि ऑप्शन ए। हाँ, यही वाला आंसर है, ऑप्शन ए। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सिक्स नंबर में क्या बोला है, प्रिंसिपल बता दिया है, आई मतलब इंटरेस्ट अमाउंट बता दिया है, आर मतलब रेट बता दिया है, सिंपल इंटरेस्ट, द नंबर ऑफ इयर्स टी विल बी। बोल रहा है कितने टाइम में ये सिचुएशन हो सकता है, मतलब कुछ एक प्रिंसिपल अमाउंट जिसपे इतना इंटरेस्ट इतने रेट पे मिल जाएगा, बोल रहा है नंबर ऑफ इयर्स टी विल बी, कितने साल में हो रहा है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो करके देखो कितना हो रहा है, सिक्स का आंसर क्या होगा। तो आई इक्वल टू, आई क्वेश्चन में बता रखा है 2,500, पी 10,000, आर 12.5, मतलब 12.5% कर लो, 12.5 का मतलब 12.5 होता है ना, इंटू टी। अच्छा, अब कैलकुलेट करो, 12.5 इंटू, यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल, इंटू 100 कर मैम लेते 2 हैं, हो रहा है। 2। अच्छा, मतलब बी, सिक्स का बी, हाँ बी है ऑप्शन। अच्छा, 2,500 इक्वल टू 1,250 टी, देयरफॉर टी इक्वल टू 2,500 डिवाइडेड बाई 1,250। ये 2 ही होगा, 2 ईयर, ये डिवाइड करने से 2 आ जाएगा, 2 यानी सिक्स्थ का ऑप्शन बी, सिक्स्थ का ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा, फिर सेवेंथ का देखो, यहाँ पर बोल रहा है पी का वैल्यू दे दिया, ए का वैल्यू दे दिया, आर का वैल्यू दे दिया है, फिर से टी निकालने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट आएगा, तो इसको हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तुम लोग अभी मतलब स्टार्ट करो करना, ठीक है, कि कैसे करके हमारा टी निकल के आएगा। तो सेवेंथ नंबर क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पर पी है 8,500 और ए है 10,200, तो आई कितना हो जाएगा इन दोनों का गैप। ম্যাম কোশ্চেনটা একবার দেখাবেন? হয়ে গেছে ম্যাম। आई का वैल्यू हो जाएगा 10,200 माइनस 8,500, तो ये हो गया 1,700। अच्छा, और क्या दिया हुआ है हमें, आर दे रखा है 12.5। आर दे रखा है 12.5% पर एनम, इसका मतलब 12.5%। हम अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए ऐसे पहले ही लिख लिए। हम लोग को टी पता करना है, ठीक है, तो टी कैसे पता करेंगे, आई इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी। आई पता है 1,700, पी पता है 8,500, आर 12.5/100, टी पता करना है। अच्छा, হচ্ছে 6। बोलो।
1.6 আসছে। हाँ 1.6 आ रहा है, तो प्रॉब्लम ये है कि बोला आंसर क्या होगा। ये ऑप्शंस अगर है 1.6 ही आएगा सॉल्व करने से, लेकिन आंसर क्या होगा? 1 বছর 6 মাস। नहीं, 1.6 का मतलब 1 ईयर 6 मंथ्स नहीं मैम होता है। टी होगा। टी हो होगा, इसीलिए बोल रहे हो शायद तुम लोग 1.6 आ रहा है, लेकिन मुझे ये बताना है कि 1.6 का मतलब लेकिन 1 ईयर 6 मंथ्स नहीं है, वो हमें समझना पड़ेगा, ठीक है? तो हम्म, ऑप्शन सी 1.1/2 ईयर। नहीं, वो नहीं होगा। बताते हैं। ये देखो 1062.5 टी, ठीक है, ये हो गया। हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं, बताते हैं। 1700 डिवाइडेड बाई 1062.5, तो 1.6 आ रहा है। ये सभी का आ रहा होगा 1.6 ईयर्स। इसका मतलब 1 ईयर 6 मंथ्स नहीं होता है। पहला प्रॉब्लम यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का। अगर हम लोग इसको मानते हैं कि 1.6 ईयर्स का मतलब 1 ईयर 6 मंथ्स, तो ये बात गलत हो जाता है। इसका मतलब 1 ईयर 6 मंथ्स नहीं होता है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या होता है, इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखो हम दिखाते हैं इसका मतलब क्या होता है। मैम 12 टाइम्स 6/10। 12 टाइम्स 6/10। हाँ मैम वही तो होगा। 1 + 12/6 6/10। अच्छा देखो, हम यहाँ पर हाँ वैसे भी होगा। देखो एक्चुअली 1 ईयर का मतलब कितना हो जाएगा, 1 ईयर का मतलब होता है 12 मंथ्स, ठीक है? 12 मंथ्स होता है। और यहाँ पर हम लोगों का है 6 मंथ्स, ठीक है? सॉरी 6 मंथ्स बोल रहे हैं, 1.6 ईयर्स, ठीक है? ये हम लोग का है 1.6 ईयर, ठीक है? इसको अगर हम लोग मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो पहले इंटू 12 कर लो, क्योंकि 1 ईयर मतलब 12 मंथ्स, तो 1.6 ईयर्स मतलब कितना मंथ्स, ऐसे निकालो। पहले मंथ में निकालो कितना होगा, क्योंकि मैम ये ईयर 18। में 19.2 आ रहा है। देखो 1.6 ईयर्स है, तो अगर जैसे देखो हाँ 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 12, यस है ना? देखो ये 19.2 क्या आया बोलो तो, ये क्या आया 19.2 मंथ्स। मंथ्स, ठीक है? ये आ गया मंथ्स, ठीक है? कैसे? जैसे देखो कि अगर हमें बोल रहा है कि 1.5 ईयर, 1.5 ईयर के इंटू 12 करोगे तो हमें पूरा मंथ में मिल जाएगा। अब हम लोग इसका दो पार्ट करेंगे। एक तो करेंगे 12 मंथ्स, ठीक है, जिसका मतलब 1 ईयर होता है। बाकी बचा कितना, 12 ईयर्स कर लेते हैं तो बाकी बचेगा कितना, 19.2 से 12 हटा लो, कितना बचता है 17.2। ये भी क्या हुआ, मंथ, क्योंकि ये 12 मंथ है। अब ये हो गया 1 ईयर। इसका मतलब 1.6 ईयर का मतलब 1 ईयर 7.2 मंथ्स होता है, ठीक है? इसका मतलब 1 ईयर 7.2, तो अगर हम लोग इसको इंटरप्रेट करते हैं, इसका मतलब 1 ईयर 6 मंथ्स, तो वो तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये हमें बता रहा है पूरा इतना ईयर में बता रहा है। ये हमें नहीं बोला है कि ये मंथ है। तो 1.6 ईयर्स को हम लोगों ने मंथ में कन्वर्ट किया, फिर वहां से ईयर के लिए 12 मंथ्स ले लिया, बाकी रिमेनिंग को अलग लिख दिया। इसका मतलब 1.6 ईयर्स का इंटरप्रिटेशन ये हो गया 1.6 मंथ्स, सॉरी 1.6 ईयर, हम बार बार 6 मंथ्स बोल रहे हैं, जो कि मुझे नहीं बोलना चाहिए। तुम लोग भी मत बोलो, तभी गलत इंटरप्रिट होगा। 1.6 ईयर जो हमारा टी निकल के आया है, टी हमें ईयर में आंसर देता है, तो ये 0.6 मंथ्स नहीं है, ये ईयर ही है। तो 1.6 ईयर्स का मतलब हम लोग का 1 ईयर 7.2 मंथ्स, ठीक है? अब मुझे बताओ कि आंसर क्या होना चाहिए। कंफर्म 2 ईयर्स तो नहीं होगा, कंफर्म 1.5 ईयर्स भी नहीं होगा, तो ये और ये इसमें से बताओ कौन सा आंसर हमें देना चाहिए। मैम एग्जैक्ट तो 1 ईयर 7.2 मंथ्स हो रहा है, तो ए भी तो नहीं होना चाहिए टेक्निकली। हाँ वैसे अगर बोलो तो नहीं होना चाहिए, ठीक है? लेकिन टाइम वैल्यू ऑफ मनी में क्या होता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हमें नियरेस्ट आंसर देने का ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है? मतलब ये एक लौता चैप्टर है, अगर हमें नियरेस्ट अमाउंट मिलेगा तो हम लोग उस ऑप्शन को लेंगे। नियरेस्ट, काफी नियरेस्ट होना चाहिए, ठीक है? 7.2 मंथ्स आ रहा है, इसीलिए ज्यादा नियरेस्ट है, तो हम लोग इसका आंसर 1 ईयर 7 मंथ्स देंगे। क्योंकि कुछ चीज क्या होता है ना, इंस्टीट्यूट थोड़ा सा अपने हिसाब से चलता है, तो वहां पर अगर हम लोग बोलेंगे, देखो लॉजिकली मुझे बोलो तो ऑब्वियसली इसका आंसर डी होना चाहिए।
क्यों? क्योंकि ऑप्शन मुझे 1 ईयर 7 मंथ्स दिया है, लेकिन मेरा आंसर तो 1 ईयर 7 मंथ से ज्यादा आ रहा है, तो हम डी ही चूज करेंगे, लॉजिकली वही सही होता है। लेकिन कभी कभी इंस्टीट्यूट क्या करता है ना, इंस्टीट्यूट का कुछ अपना मतलब पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो उसके लिए उन्होंने टाइम वैल्यू मनी चैप्टर पे क्या कर रखा है कि जितना नियरेस्ट आंसर होगा वो हम लोग ऑप्शन में लेंगे। अगर एकदम नियरेस्ट नहीं आता है देन हम लोग नन ऑफ दिस वाला लेंगे। लेकिन वो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा एकदम मतलब जो है नियरेस्ट है कौन सा नहीं है, वो करते करते पता चलेगा। जैसे यहाँ पर क्योंकि 7 मंथ से थोड़ा ज्यादा है तो आंसर जो है वो हमें ए लेना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बोलेंगे कि ये हम लोग का आंसर 1 ईयर 7 मंथ्स ही आ रहा है अप्रोक्स, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे 1 ईयर 7 मंथ्स, ठीक है, इसीलिए आंसर ए देना पड़ेगा। अगर हम लोग डी देंगे वो ठीक है, डी दे सकते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट के हिसाब से नहीं चलने से क्या होता है वो अपना नंबर जो है वो काट देते हैं, ठीक है। तो कुछ चीज हमें इंस्टीट्यूट के हिसाब से फॉलो करना पड़ेगा, जैसे कि ये चैप्टर में, बाकी तुम लोग जितना भी इतना दिन से चैप्टर कर रहे हो ऐसा मैंने कभी नहीं बोला होगा, ठीक है, कि ये दे दो आंसर, लेकिन इसमें हमें ये चीज फॉलो करना पड़ेगा। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, नियरेस्ट आंसर हमें देखना है, अगर नियरेस्ट मिलता है तो वो आंसर देंगे, अगर नहीं मिलता है, एकदम ही नहीं मिलता है, तब हम लोग नन ऑफ दिस वाला ऑप्शन लेंगे। अगर हमारा नन ऑफ दिस ऑप्शंस मतलब यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, अगर नहीं करता है तो काम खत्म। अब मान लो यहाँ पर मान लो ये नन ऑफ दिस के जगह यहाँ पर है 1 and 1/8, तब तो हमारा कंफर्म यही वाला होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर हमारे पास यहाँ पर अगर ऐसा होता 1 ईयर 7.2 मंथ्स, तब तो कंफर्म यही वाला होता। प्रॉब्लम तब अराइज होगा जब हमारा नन ऑफ दिस वाला ऑप्शंस रहेगा, अदरवाइज हमारा ये ऑप्शन मतलब ये प्रॉब्लम अराइज नहीं होगा कि हमें ये वाला लेना चाहिए कि ये वाला लेना चाहिए, ठीक है, ये नन ऑफ दिस वाले पॉइंट पे ही होगा। तो कुछ स्पेशल जगह पे ऐसा वाला बात आएगा, तो जैसे ये 7 वाले पे आया तो तुम लोग इस पे क्या करोगे ना, थोड़ा सा अपना यहाँ पर जो है लिख के रखो याद रखने के लिए, या फिर याद हो जाएगा क्योंकि टॉपिक भी बड़ा है, अभी काफी दिन ये टॉपिक चलेगा हमारा, तो समझ में आ जाएगा। बाकी अगर चाहो तो तुम लोग इस पे ऐसे एक स्टार लगा सकते हो कि हम लोगों का डी ऑप्शन हो सकता था, फिर भी हम लोगों ने ए लिया, बिकॉज हमें थोड़ा सा इंस्टीट्यूट के जो सिस्टम है रूल्स है उसे फॉलो करने में है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर आंसर जो है ए लेना पड़ेगा। अच्छा, फिर देखो 8th नंबर, 8th नंबर वाला क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि द सम रिक्वायर्ड टू अर्न ए मंथली इंटरेस्ट ऑफ 1200 एट 18% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इज, बोल रहा है कि कितना पैसे का हमें जरूरत है ताकि हम लोग मंथली इंटरेस्ट 1200 अर्न कर पाए 18% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट रेट पे, ये पूछ रहा है। मतलब क्या पूछ रहा है, सिम पी पूछ रहा है, ठीक है, हमें पी पूछ रहा है कितने पैसे पे 18% पर एनम बेसिस पे इंटरेस्ट लगने से मंथली इंटरेस्ट 1200 होगा, ये पूछा गया है, तो बोलो कितना होगा। आई है 1200 पर मंथ, ठीक है, और ये कितना है 18% पर एनम, ये है आर, आर है 18% पर एनम, और हमें पूछा है पी कितना मैम होगा। सी होगा। ऑप्शन सी 8 का, एक मिनट देखते हैं ऑप्शन मेरा, हाँ 8 का हम लोग का सी, हाँ करेक्ट सी होगा, 80,000 होगा, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर हमें कैसे कैलकुलेट करना है, आई इक्वल टू क्या होगा, पी इंटू आर इंटू टी, ठीक है, तो आई कितना है 1200, ये पर मंथ है, ठीक है, पी हमें कैलकुलेट करना है, ये 18% जो है ये 1 साल का है, ठीक है, हम लोगों का ये इंटरेस्ट जो है ये हम लोगों का मंथली बता रहा है, और टी जो है, अच्छा टी जो है ये हम लोग का ईयरली होता है, ये भी ईयरली है, तो यहाँ पर 1 मंथ का इंटरेस्ट इतना बता रहा है, तो हम लोग को कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्या हम लोग इसको क्या करें, यहाँ पर टी को 1 ईयर अगर कर लेते हैं तो 1 ईयर में इंटरेस्ट कितना होगा, लेकिन ये 1 ईयर का नहीं है, ये 1 मंथ का है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको भी 12 मंथ्स का हम लोग कर सकते हैं, तो यहाँ पर 18/100 कर लेते हैं, तो ये हो गया 0.18 पी, ठीक है, और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 1200, ये देखो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, ये पर मंथ को पर ईयर में ट्रांसफर करना पड़ेगा, इंटू 12 कर लो, ठीक है, इंटू 12 कर लो, तभी तो हमारा इक्विवेलेंट होगा ना, तो 14,400 हो जाएगा, तो P इक्वल टू 14,400 डिवाइडेड बाई 0.18, तो 80,000, ठीक है,
ये आंसर 80,000 इस तरह से आएगा। अगर ये मेरा ईयर में है, ये मेरा ईयर में है, तो ये भी मुझे ईयर में ट्रांसफर करना चाहिए। अगर हम इसको मंथली ले लेंगे तो मेरा गलत हो जाएगा। तो इसमें आंसर मेरा ऑप्शन सी आ गया, 8 का ऑप्शन सी। ठीक है, अब 9th नंबर का देखो। A sum of money amount to 6,200 in 2 years and 7,400 in 3 years. The principal and rate of interest, ये पूछ रहा है। तो ये देखो कितने आसानी से हो सकता है। देखो बोल रहा है ए सम ऑफ मनी, कुछ एक पैसा, वो 6,200 हो जाएगा सेकेंड ईयर में। ठीक है, तो कुछ पैसा, वो मुझे नहीं पता कितना पैसा, ये पैसा फर्स्ट ईयर इन्वेस्ट हुआ, उसके बाद सेकेंड ईयर इन्वेस्ट होने के बाद वो अमाउंट हो जाता है 6,200। ठीक है, सेकेंड ईयर के एंड में अमाउंट हो जाता है 6,200 और थर्ड ईयर के एंड में अमाउंट हो जाता है 7,400। ठीक है, अच्छा अब हमें पूछ रहा है द प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। पूछ रहा है कि प्रिंसिपल कितना है वो बता दो और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है वो बता दो। ये हम लोग बिना कैलकुलेट किए कर सकते हैं। कैसे? देखो, सबसे पहला बात है कि क्योंकि हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, कैसे पता चला? देखो क्वेश्चन में यहाँ पर हमें दे दिया है कि ए सम ऑफ मनी, यहाँ कुछ नहीं बताया। ठीक है, अब मान लो हम लोग अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, कुछ नहीं बताता है, तो हम लोग इसे सिंपल इंटरेस्ट ही मानेंगे। बाकी हम लोग ऑप्शन के साथ भी चेक कर सकते हैं। बोल रहा है कि कुछ एक अमाउंट 6,200 से 7,400 हुआ थर्ड ईयर में, तो ये अमाउंट बढ़ क्यों रहा है? बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो मुझे इतना बताओ कि सेकेंड ईयर से लेके, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट ईयर, ये मेरा सेकेंड ईयर, ये मेरा थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में कितना इंटरेस्ट ऐड हुआ है ये बताओ। सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में कितना इंटरेस्ट? 1200। 1200। इंटरेस्ट का अमाउंट हो गया 1200। क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है तो हर बार इंटरेस्ट कितना ऐड होता होगा? क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है, हर बार इंटरेस्ट कितना ऐड होता होगा? देखो 1200 ही ऐड होगा। 1200 ही होगा, हर बार 1200 ही होगा। ये देखो ना, ये लॉजिक। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर कैलकुलेशंस का क्या जरूरत है, हम लोग ड्रॉ करके ही कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर भी 1200 ही इंटरेस्ट लगा होगा सेकेंड ईयर में। तो इंटरेस्ट लगने के पहले वो अमाउंट कितना था जो फर्स्ट ईयर के एंड में रहा होगा? इंटरेस्ट लगने के पहले वो अमाउंट कितना था? कितना 5,000। अमाउंट? 5,000। ठीक है, अच्छा अब ये 5,000 भी तो इंटरेस्ट ऐड होके ही हुआ होगा, तो उसके पहले कितना अमाउंट रहा होगा? 3800। 3,800। ম্যাম দেখো হুম, হ্যাঁ বলো, কথাটা কেটে যাচ্ছে। 3 বছরের তো? হ্যাঁ, আমি 3 বছরই তো করেছি। 1, 2, 3 ওকে। 3 বছরই করেছি দেখো। अच्छा ये देखो, ম্যাম तो आंसर कौन सा होगा फिर बोलो? 9 का ए दिख रहा है हमें, 3,800 है। ठीक है, ये देखो बिना कैलकुलेशन के हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब कंफर्मेशन के लिए कर सकते हो कैसे? 3,800 ले लो और रेट लगा लो, क्योंकि रेट निकालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस ऐसे है कि हम लोग रेट यहाँ से देख के ही कर सकते हैं। 31.58%। हम लोग एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं ना। ये देखो, पहला इंटरेस्ट यहाँ पर कितना हो जाएगा 1200। ये थोड़ा सा 0.04 जो आ रहा है ना, वो अप्रोक्सीमेशन की वजह से आ रहा है। ये दिख रहा है ना हमें 31.58। अगर तुम लोग आर निकालोगे ना, वो 31.58 समथिंग आएगा। ठीक है, इस वजह से। तो ये देखो इंटरेस्ट 1200, इस तरह से हर बार ही 1200 आएगा, क्योंकि हमें 3,800 पे ही हर बार इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से 3,800 पे इस अमाउंट के लिए 3 साल का देख लो कितना आ रहा है, 3,600। कैसे? 1200 1200 1200 तीन बार, तो 3,600। और ये 0.12 क्यों आ रहा है? वो अप्रोक्सीमेशन की वजह से। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमें आर कैलकुलेट नहीं करके भी हम लोग आंसर दे सकते हैं। बाकी अगर आर कैलकुलेट करना चाहते हो तो कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट करोगे? आई आई इक्वल टू क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी होता है। किसी भी एक साल के ऊपर निकाल सकते हो। आई इतना है 1200, तब इनिशियल वैल्यू कितना है 3,800। आर निकालने के लिए बोला है, ये एक साल में हुआ है ना। टी का एक साल देते हैं, एक साल में ये इतना अमाउंट हो रहा है, तो इसका कैलकुलेट करके देखो आ जाएगा, उतना ही आएगा। तो ये हो गया 1200, यहाँ पर 1200 इधर, और ये हो गया 38 इंटू आर। तो आर इक्वल टू 38 1200 डिवाइडेड बाई 38, ऐसा हो रहा है ना। ये तो काफी ज्यादा हो जाएगा।
हाँ 31.57 नहीं ठीक है 31.58 ये देखो ये अप्रोक्सीमेशन दिख रहा है तुम लोग को, इस वजह से जो है वो पॉइंट में आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये आई थिंक, और हमें करके देखने का जरूरत नहीं, वैसे भी यहाँ पर भी आ रहा है, करके देखना चाहो तो देख सकते हो गया ए। और 10th नंबर जो कि लास्ट क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का, बोल रहा है ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 10 years, द नंबर ऑफ इयर्स इट वुड बी ट्रिपल इटसेल्फ। अब इसको भी हम लोग ना इजीली कर सकते हैं, ठीक है, बिना कोई मतलब कैलकुलेशन किए। जैसे देखो यहाँ पर लिखते हैं, सपोज हम लोग एक 100 रुपीज लेते हैं, 100 रुपीज बोल रहा है, 100 रुपीज बोल रहा है 10 साल के बाद। ये 100 मैंने अपने मन से एक एग्जाम्पल लिया है कि ए सम ऑफ मनी, अब मैंने मान लिया कि वो सम ऑफ मनी 100 है। 100 रुपीज जो है 10 साल बाद डबल हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 200, डबल का मतलब 200। और बोल रहा है कि वही पैसा कितने साल बाद ट्रिपल होगा। तो यही पैसा ट्रिपल होने का मतलब है 100 का 3 गुना यानी 300 हो जाएगा, ठीक है। अब कितने साल बाद होगा ये हमें कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। तो 100 रुपए 10 साल के बाद 200 हो गए, मतलब इंटरेस्ट कितना है बता सकते हो? 100 रुपए अगर 10 साल के बाद 200 हो गए तो इंटरेस्ट का अमाउंट पर ईयर कितना हो रहा है? यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट बताओ ना, तब भी तो होगा। मैम 50%। इंटरेस्ट अमाउंट बताओ, मैम 5%। रेट बता रहे हो तुम लोग, अमाउंट अमाउंट। 100 रुपए 200 हो गए तो इंटरेस्ट का अमाउंट और कितना 10 हो? 10 100। 100 रुपए अगर 200 हो गए तो एक्स्ट्रा मैम अमाउंट पर कितना? ईयर तो 10 होगा। हाँ पर ईयर 10 होगा, ये टोटल इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट पर ईयर कितना हो जाएगा? 10 रुपीज, ठीक है। 10 साल में 100 रुपए तो एक एक साल में 10 रुपया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर बोल रहा है 200 रुपए जो सॉरी 100 रुपए 300 हो गए, 100 रुपए 300 हो गए। अब ये कितने साल में पॉसिबल है ये पूछ रहा है। तो 100 रुपए जो 200 हो गए ये कितने साल में पॉसिबल है, सॉरी 100 रुपए 300 हो जाएंगे ये कितने साल में पॉसिबल है। तो इंटरेस्ट तो हमारा 10-10 करके लग रहा है। तो 100 में कितना जोड़ने से 300 होगा? 200 रुपए। तो 10 रुपए करके अगर हम लोग जोड़ेंगे इंटरेस्ट हर साल तो 200 रुपए इंटरेस्ट कितने दिन में होगा ये बताओ? 20 साल। हाँ वो तो टोटल 20 ईयर्स में, टोटल 20 ईयर्स में होगा, ठीक है। मतलब यहाँ से लॉजिकली देख के भी तो बोल सकते हैं ना, जैसे 100 रुपए मेरा 300 हो रहा है तो इस केस में टोटल इंटरेस्ट कितना हो रहा है? टोटल इंटरेस्ट इस केस में हो जाएगा मेरा 200 रुपया, ठीक है। 200 रुपया कितने कितने साल में वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो फिर एक साल का इंटरेस्ट अगर 10 रुपया होता है, ठीक है, या फिर इसको हम लोग रिवर्सली बोले 10 रुपए इंटरेस्ट एक साल में होता है तो 1 रुपया 1/10। तो 200 रुपया कितने साल में होगा? 200/10, ठीक है। तो ये 20 ईयर्स हो गया, सिंपल। यहाँ से देख के हम लोग बोल सकते हैं। इसको हमें कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं, इसको कैलकुलेशन करने से ना काफी मतलब एक जो है इक्वेशन वाला कैलकुलेशन होता है, हम चाहे तो दिखा सकते हैं लेकिन उसको करोगे तो वो एमसीक्यू के लिए अप्रोप्रिएट नहीं होगा, एमसीक्यू के लिए अप्रोप्रिएट नहीं होगा। अगर तुम लोग का रिटर्न एग्जाम होता तब हम बोलते तुम लोग वो कर सकते हो। तो यहाँ पर सिंपल देखो 100 रुपए अगर 10 साल में 200 रुपया हो रहा है तो 200 से फिर 300, अगेन 100 रुपए बढ़ रहा है, ऐसे भी सोच सकते हो। 100 से 200 हुआ तो इंक्रीज कितना हुआ? 100 रुपए। फिर 200 से 300 हो रहा है तो इंक्रीज कितना होगा? 100 रुपए। और सिंपल इंटरेस्ट में जो इंक्रीज का अमाउंट है वो हर बार एक ही तरह से होता है। तो यहाँ पर जैसे इंक्रीज हुआ है 100 रुपया, यहाँ पर भी वैसे ही होगा। तो ये 10 साल में 100 रुपए बढ़ रहा है तो अगेन 10 साल में ही 100 रुपए बढ़ेगा, 200 में 300, तो यहाँ 10 और यहाँ 10। हमें पूछा है 100 रुपए ट्रिपल कैसे होगा, तो 20 साल में। ऐसे देख लो, ऐसे देख लो, कैसे भी देखो दोनों तरह से समझ में आता है। तो हम लोग इसका आंसर देंगे 20 ईयर्स में, यानी ऑप्शन सी, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी हम लोग का आंसर होगा। तो इसे कैलकुलेट करना बेकार है, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग का देखो सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट हो गया। तो ठीक है, हम लोग ये वाला पीडीएफ हम तुम लोग को शेयर कर देंगे जिनके पास नहीं है, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज फिर इतना ही करते हैं, थैंक यू मैम। ठीक है, तो बाय। मैम ठीक है, ম্যাম আমার কাছে ইকুয়েশনের এটা নেই। আচ্ছা আমি দিয়ে দেবো, আমাকে একটু লিখে রেখে দিও, আমি দিয়ে দেবো।